की बेटे मुकबल। अब देखिए आगे फंक्शन के आगे बातचीत करेंगे। देखो फंक्शन में बेटा ध्यान रखना, इसमें फंक्शन में जो आपको बताना है वो जरा देखिएगा आगे। रेंज और आपका 1-1 ऑन टू वाला खेल, यानी 1-1 क्या है, ऑन टू क्या है, इसको जरा बहुत अच्छे से समझेंगे। 1-1 क्या है और ऑन टू क्या है, इसको जरा तो देखिए रेंज में आगे बातचीत करेंगे। मतलब देखो सबसे बड़ा जो रोल है वो नोट्स अगर बने हैं तो आज फिर एक बार शाम को जाकर देखना, घर में प्रैक्टिस उसको एक बार और देखना कि डोमेन ऑफ द फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन वो सारी माइंड में एक बार दोबारा से एक बार फीड हो जाए आपके, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रेंज हो गया, डोमेन हो गया, और अभी हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत पॉपुलर होता है, कहीं पर भी यूज हो जाता है, तो उससे भी आपको घबराना नहीं। चलिए आगे देखेंगे, रेंज आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन दिया हो f(x) इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी है कंसेप्ट, a sin nx प्लस b cos nx। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, थीटा करके लिखा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैलकुलस के लिए भी है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी है। इसमें हम दो चीजें सिखाएंगे, एक रेंज भी सिखा सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी सिखा सकते हैं। देखिएगा रेंज का भी क्वेश्चन अभी बताएंगे। बेटा देखिए यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो ये फंक्शन दिया है इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन और कॉस होना चाहिए लीनियर, एक एक घात, साइन स्क्वायर होगा नहीं, साइन और कॉस। नंबर सेकंड पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लीनियर है साइन और कॉस, और दूसरा ये लिख दोगे उसी से दिख रहा है, एक घात एक घात। दूसरा एंगल का इक्वल होना जरूरी है। अगर यहां पे थीटा लिखा हो, यहां पे 2 थीटा लिखा हो, तो ये कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। जिन फंक्शन की रेंज बता रहे उन्हीं पर आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। जैसे कल वाला बता दिया था। अब दूसरा जो है इस टाइप का सवाल में रेंज कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये एंगल मस्ट बी इक्वल। यहां पर 2x लिखा हो, यहां पर भी 2x हो, यहां पर 3 थीटा हो, यहां पर भी 3 थीटा हो, यहां पर 5 थीटा हो, यहां पर भी 5 थीटा हो। बाकी ये सर कोफिशिएंट ये पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं। अगर ऐसा पॉजिटिव होना तो हम ए स्क्वायर लिखते। ए स्क्वायर मतलब चाहे तुम ए नेगेटिव भी कर लो, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ए और बी यहां पर ऋणात्मक साइन भी आ सकता है। जैसे बोलो कहेंगे 3 sin x माइनस का 4 cos x, सर यहां पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सर माइनस है, आपने प्लस लिखा है। बेटा ए आपका 3 है, बी का वैल्यू नेगेटिव रख दोगे तो वो माइनस का साइन आगे आ जाएगा। इसलिए बीच में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना हम इसमें दो चीजें पर बात करते हैं, इसकी मैक्स वैल्यू, इसकी मैक्स वैल्यू की बात करेंगे। मैक्स वैल्यू मतलब अधिकतम मान, मैक्स कभी लिख दें तो इसका मतलब अधिकतम मान। तो अधिकतम मान क्या होगा याद रखना है, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जानते हो क्या करेंगे, आप एक बार कैलकुलेट कर लिया करो, इन दोनों के स्क्वायर का समेशन, दोनों के वर्गों का योग, और इस पर अंडर रूट लगा देंगे, ये हमारी मैक्स वैल्यू होगी। और यहां पर मिनिमम वैल्यू, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है बेटा, ध्यान रखना। मिनिमम वैल्यू जो होगी ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए ठीक है सर, तो एक काम करें, एक ही बार इसको निकाल ले। हाँ एक ही बार निकालना, दो बार नहीं, पता चला इसके लिए भी निकालो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, उस पर प्लस लिखोगे आगे तो वो मैक्स वैल्यू होगी, और माइनस लिखोगे तो मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे देखो ये लिखा है 2 sin x प्लस का 3 cos x, बताओ इन दोनों के स्क्वायर का समेशन कितना आएगा, 4 और 9 13, तो क्या हुआ अंडर रूट 13। इस पर अगर हम प्लस लिखते हैं आगे तो वो मैक्स वैल्यू होगी, और अगर माइनस लिखते हैं तो मिनिमम वैल्यू होगी, याद रखना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। अब रेंज की बात आती है, रेंज की बात आती है, प्रास परिसर। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम। ध्यान रखना किसी भी में अगर मैं रेंज की बात करेंगे तो कहां से कहां तक, मिनिमम से मैक्सिमम। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी अगर पेपर दिया है, कोई भी पेपर दिया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर आता है, उसके ऊपर कभी आपने देखा बहुत सारे एग्जाम में ये लिखा होता है मैक्स मार्क्स, देखा है मैक्स मार्क्स, और ये लिखा होता है 100।
तो इसका क्या मतलब, मार्क्स लिख दो 100 मैक्स मत। इसका मतलब कोई भी छात्र 100 नंबर का पेपर है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम। और मिनिमम मार्क्स अगर ऐसा भी लिखा जाए तो ये भी बात ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या होगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, क्या होगा 0, क्योंकि निगेटिव मिलेगा नहीं तो निगेटिव मार्क्स नहीं हो पाएगा। आप जानते हो एयरफोर्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं किसी स्टूडेंट के, 25। और जरा ये बताओ मिनिमम मार्क्स क्या आ सकते हैं, रेंज बताओ किसी स्टूडेंट की एयरफोर्स में 25, मिनिमम क्या होगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर -1/4 मिलेगा उसको, और 25 क्वेश्चन गलत कर दे तो ये इससे कम नहीं हो पाएगा। तो ये 25/4 की बात करेंगे तो कितना होगा, 25/4 में 4 का भाग दो, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 1 4 दूनी 8, ये होगा -6.25 ये होता है बेटा, ये उसकी रेंज हो गई। लेकिन एक खास बात है, 6.25 के बाद 6.26 भी आएगा, ये थोड़ा रेंज में शामिल किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं मिनिमम मार्क्स उसके क्या होंगे, मिनिमम मार्क्स ये होगा, रेंज नहीं कह सकते क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, -6.25 से क्या -6.26 हो सकते हैं किसी के नंबर, वो कैसे पॉसिबल है, -6.25 के बाद प्लस, मतलब अगर आप ये देखोगे तो याद रखना आपका ये मिनिमम मार्क्स होगा और मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, 25। रेंज नहीं कह सकते उसमें, लेकिन वो रेंज तब कहा जाएगा जब कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो ये जैसे ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि वैल्यू लगातार मिले। किसी के नंबर अगर 1 आ रहे हैं, किसी के नंबर 1 आ रहा है और ऐसा नहीं होगा उसका नंबर 1.1 भी आएगा, 1 के बाद अगला नंबर क्या हो सकता है उसका 2 हो सकता है। अगर 2 मान लीजिए उसने 3 अटेम्प्ट किए, 1 गलत कर दिया तो क्या होगा, 3 उसने अटेम्प्ट किए, 2 सही हैं और 1 गलत है, कितने नंबर होंगे 1.7 पॉइंट, लेकिन 1.76 नहीं होगा। तो ये है डिसकंटिन्यूअस, यानी नंबर जो है लगातार नहीं मिले। कॉन्टिन्यूअस आगे बताया जाएगा लिमिट्स में के बाद हम बताएंगे, डिफरेंशिएशन जहां पढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी एक साथ, उसमें एक ही लेक्चर है, बस एक कुछ थोड़ा सा बोलना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार वैल्यूज मिले, कोई वैल्यू गैप ना हो, मतलब तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए जब कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए आप मिनिमम से मैक्सिमम ये आपकी रेंज है। कोई बोल भी सकता है सर इसके बाद, यानी आप कह रहे हैं अगर रेंज -5 है और -5 से 5 तो इसका मतलब 4.99 ये भी होगा, बिल्कुल होगा, वो हर वैल्यू अटेन करेगा इसके बीच में। ये अगर मैंने लिख दिया इसका मतलब इससे लेकर यहां तक तुम जो भी नंबर सोच रहे हो वो इस फलन का मान प्राप्त हो सकता है। रेंज का मतलब कहां से कहां तक, तो याद रखना है कभी भी आप रेंज की बात करोगे और मैक्सिमम मिनिमम की बात करोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं मैक्सिमम मिनिमम मालूम है तो रेंज हो गया मिनिमम से मैक्सिमम, ऐसा गलत है। अभी मैंने एग्जांपल दिया तो आपके सामने एयरपोर्ट के एग्जाम, उसकी रेंज बताओ -6.25 से लेकर 25 तक, तो क्या हर मान उसको अटेन करेगा नंबर, नहीं। 25 के बाद तो 24.99 भी आता है, क्या किसी के नंबर आ सकते, तो वो रेंज ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम लिख दो मिनिमम लिख दो तो मिनिमम से मैक्सिमम, ये क्लियर होना चाहिए। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ये वैलिड होगा रूल। तो यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो याद रखना इसकी रेंज में हम मिनिमम को पहले लिखेंगे और मैक्सिमम को बाद में लिखेंगे। अब आ गया आंसर। अब देखो हम यहां पर सवाल लिखेंगे, आप इसको देख के तुरंत करोगे। और याद कीजिए मैंने कभी कभी क्या होता है हम रेंज निकालते हैं, मैंने रेंज में आप बच्चों को क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए हमेशा x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, ये तो बताया था। लेकिन यार कुछ सवालों में x को y के टर्म में निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस सवाल में मैंने कहा x की वैल्यू y के पदों में निकालो, कैसे निकाल पाओगे आप, इसमें मुश्किल है। तो ये यहां पर रेंज निकालने का जो रूल है इसीलिए ये बताया गया, ये आपको नोट कर लेना बस। ये अगर नोट कर लिया तो इसका मैटर खत्म, यानी आपको इस टाइप के सवाल अब समाप्त हो गए। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ये एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में पूछा गया था, sin 2x माइनस cos 2x, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है अलग अलग फॉर्मेट में, कहीं ऐसे आ गया कहीं ऐसे आ गया कहीं ऐसे आ गया, अधिकतम मान कितना मैक्सिमम मान कितना, बताओ। यहां पर इस सवाल को जरा देखिएगा, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ये लिखिएगा फलन ये दिया है तो इसमें हमने लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछ रहे हैं मैक्सिमम। बेटा हम रेंज सिखा रहे थे लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, आपको यह ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन की रेंज 0 से 7 है तो यह कह सकते हो उसका मिनिमम मान क्या होगा
2 होगा और मैक्सिमम मान क्या होगा 7 होगा। लेकिन अगर किसी का मिनिमम मैक्सिमम दिया उससे रेंज नहीं बता पाओगे जब तक वो फंक्शन क्या ना हो, कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक है, यहां पर देखो ये दिया रेंज, रेंज से आप मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हो, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम दिया तो उससे रेंज नहीं बता पाओगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, यहां पर बताइए कितना होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं 1/√2, दूसरा ऑप्शन -√2, तीसरा ऑप्शन √2, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आपने क्या किया, आप बच्चों ने क्या किया, जो इनके गुणांक हैं इनका वर्ग करके जोड़ दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 को ऐड करोगे क्या होगा, अरे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा √2। तो ये क्या होगा मैक्स वैल्यू, क्या होगी मैक्स वैल्यू यानी अधिकतम मान। ठीक है, याद रखना सवाल में अगर आपको लग रहा अधिकतम मान तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये रेंज का सवाल नहीं, अरे रेंज जहां से चालू हो रही है वो उसका न्यूनतम मान होगा और जहां तक जा रही है वो उसका मैक्सिमम मान होगा। तो यहां पर जिस सवाल में ऐसा हो रहा होगा उसमें हम पूछ, अब मान लो हम यहां पे पूछ लें 2 से इन्फिनिटी किसी की रेंज आ रही है, तो मैंने कहा बताओ उसकी रेंज क्या है, मतलब उसका अधिकतम मान क्या, नहीं बता पाएंगे ना। उन्हीं सवालों में बता सकते हो जिनमें क्या होगा ये पता होगा 2 से 5, ऐसे इसमें भी नहीं बता पाओगे अधिकतम मान, ओपन लगा हुआ है, ये क्लोज लगा है तो क्या होगा 5। लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उसका जवाब देना सीखो। 3 में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, रेंज बताइए, ये मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मिनिमम से मैक्सिमम दिया तो रेंज बता सकते हो, हाँ क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मिनिमम को पहले लिखो, मैक्सिमम ये किसका स्थान है पहले, ये मिनिमम का। ये ध्यान रखना किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ये वाला स्थान किसका है मिनिमम का, ये वाला स्थान किसका है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो मिनिमम यहां रख दो, मैक्सिमम वहां रख दो, निकल के आ गई रेंज। कितना हो गया आंसर कितना हो गया। अच्छा अगर मैंने यहां पे लिखा होता मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब बताओ उसी वैल्यू में ये जो कैलकुलेट किया है इसी में माइनस मल्टीप्लाई करना है तो वो उसका न्यूनतम मान होगा। ठीक, अच्छा ये बताइए अगर मैंने कहा रेंज क्या होगी, रेंज आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है -√2 से √2 और दूसरा ऑप्शन है 0 से √2 और तीसरा ऑप्शन है -√2 से √2 और डी ऑप्शन है -√2। ब्रैकेट का ध्यान दो देखो सब में देखो, सब में देखो, सब में देखिए क्या कह रहे हैं, सब में देखिए आपने क्या किया, सभी में -√2 से √2 लिखा है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आप बच्चों को, ये क्या है बेटा -√2 से √2, -√2 से √2 लिखा है ना, तो ये -√2 से √2 क्या होगा, यही तो रेंज होगी। तो देखो अब आया समझ में। अच्छा अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री में बना दें इसको, लगेगा अभी ये फंक्शन का सवाल नहीं लेकिन होगा ट्रिग्नोमेट्री इसी कॉन्सेप्ट से, बताइए तब भी वही आंसर आएगा। इसका अधिकतम मान, ऐसी तो आता अधिकतम मान क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो उससे कोई मतलब नहीं, एंगल क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, केवल एंगल इक्वल होगा तभी कॉन्सेप्ट का जवाब हम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आंसर होगा। अच्छा ये वाला बताओ जरा, y = fx 2 sin 3x प्लस cos 3x, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मत देखना, इसको चाहे 7x लिख दे उधर भी 7x करना, एंगल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताइए क्या होगा, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू सारे तीनों जवाब दीजिए, एक मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहे यहां पर, मिनिमम वैल्यू बताइए और यहां पर हमें रेंज बताइए, जल्दी से ये तीनों का जवाब बताओ। मैक्सिमम वैल्यू पहले एक काम करेंगे, इसको निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट किया कितना आएगा √5, इसमें प्लस लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू, माइनस लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू, और रेंज क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू का स्थान ये है, मैक्सिमम वैल्यू का स्थान ये है, तो ये क्या होगा, ये रेंज होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका परास है बेटा, इसका वैल्यू यहां से यहां तक के बीच में रहेगी, इसकी वैल्यू इसके बाहर नहीं हो सकती है, इसके बाहर क्या नहीं हो सकती, वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये याद रखना है, ये हमारा फंक्शन का इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इसमें एक टर्म गायब हो जाता है उसको भी हम बता दें, जैसे साइन और कॉस है दोनों, मान लो हटा दे कॉस, बी है केवल, ये मान लीजिए एक साइन कॉस हटा दे, तो कैसे निकालेंगे रेंज, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए बेटा,
एक हटा दे रहे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन है, एक कोई हटा दो, या तो साइन या तो कॉस। तो आइए कैसे इसमें रेंज निकालते हैं जरा सीखेंगे। इस सवाल को सिखाने से पहले मुझे केवल इस सवाल का जवाब दे दो, बस इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। यहां पर कह रहा है व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन फलन। इसको हिंदी में लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर 7 + 3 sin x + 4 cos x का अधिकतम मान क्या है। पहला ऑप्शन है -5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा। अरे यार तुम एक काम करो यार, इतनी की वैल्यू जान रहे हो, उसके हर मान में अब 7 ऐड होगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है उसमें भी 7 ऐड होगा। तो देखो रेंज, अगर रेंज निकालनी हो तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू होती क्या है मिनिमम, इसका स्क्वायर करके जोड़ो, 9 + 16 अंडर रूट करो 5, तो 5 है, -5 से 5 होता अगर ये होता, लेकिन +7 हो गया तो अब इस मान में भी 7 ऐड होगा, इसमें भी 7 ऐड होगा, यानी कितना होगा 2 से 12। तो मिनिमम वैल्यू अब कितनी होगी, -5 नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू। अरे ऐसे समझ लो, अगर ऐसे में दिक्कत हो रही है सर, आपने कहा रेंज का मतलब y की वैल्यू, ठीक है 3 sin x प्लस का 4 cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ। ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, a sin x nx प्लस b cos nx की जो वैल्यू होगी वो कहां से -√a² प्लस b² से कहां के बीच में रहेगी, √a² प्लस b², यानी ये क्या है, ये हमारा इसकी वैल्यू, इसको क्या कह रहे हैं y, और y की वैल्यू ही क्या होती है, y का मान ही क्या होता है, रेंज होता है। y की वैल्यू क्या होती है, रेंज। x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन। तो यहां पर बताओ कितना होगा, जोड़ो जरा इसमें, ये कितना है इसकी मिनिमम वैल्यू, -5 से 5 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ क्या करना है, 7, तो सब में 7 ऐड कर दो, तो 7 ऐड करोगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, +7 करोगे, और ये 7 + 3 sin x प्लस का 4 cos x, और ये कितना होगा 7 ऐड करोगे 12। ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू क्या बन गई, y। तो y का मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, 2 से 12। तो इतना डिटेल ये सर ये क्या किया आपने, ये अगर मान लो किसी को समझाना हो डिटेल में कैसे हुआ, वो है ये तरीका कि भाई तुम उसकी निकाल लो, अब जितना ऐड हो रहा है सब में ऐड कर दो, अब उसकी जगह y लिख देना, तो रेंज आ गई उसकी। लेकिन आप जान रहे हो यार, इसके जितने भी मान प्राप्त पहले हो रहे थे, अब हर मान 7 इंक्रीज होगा, हर वैल्यू। जब एक वैल्यू आ रही होगी, अब 1 नहीं आएगी, अब कितनी आएगी, 8 आएगी। जिस समय -1 वैल्यू आ रही होगी, अब कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इसका मिनिमम मान में भी 7 ऐड होगा, और हर एक मान जो प्राप्त हो रहा था उस हर मान में अब 7 का इंक्रीमेंट होगा, यानी मिनिमम भी 7 इंक्रीज हो जाएगा और जो है मैक्सिमम भी 7 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका फंडा हो गया। चलिए अब हमने इसमें हटा दिया, इसको मिटा दें, एक हटा दे, देखो इधर 7 + 3 sin x, 2020 का भी क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इधर 2020 का पेपर है, निकाल कर देखो जरा, इसमें एक रेंज का सवाल वो ढूंढो उसमें। देखिए इधर इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। बेटा सुनो सर, इसको सिखा दीजिए, इसमें तो आपने सिखा दिया है, इसमें कैसे बताना है। बेटा आपको रेंज क्या बताया था, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, इसमें कर सकते हैं, इसमें x y के टर्म में बन सकता है, x y के टर्म में बना दो, लेकिन हम सिखाएंगे आपको ट्रिक के द्वारा। चलो पहले देख लेते हैं क्या इसमें हो सकता है। इससे पहले वाले में तो x को y के टर्म में निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने यहां पर ये फंडा बता दिया। जरा देखेंगे इसको कैसे कर पाएंगे। रेंज निकालने का तरीका अगर संभव हो पाए तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, फिर जो डोमेन के लिए काम करते थे वैसे ही रेंज के लिए काम करो। देखो कैसे, y इक्वल टू क्या होगा, मेथड फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाले मेथड है, +3 sin x। क्या करेंगे,
y माइनस 7, ये 7 को इधर ट्रांसफर किया, x को निकालना, उसको सिंगल बनाने की कोशिश करो पहले। साइन x इज इक्वल टू, ये 3 भाग में जाएगा, पहले जिसको निकालना उसको पहले लिख दिया करो। तो x बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स y माइनस 7/3। रेंज मतलब y की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। तो अब क्या होगा, ये कब डिफाइंड होगा x, जब साइन इनवर्स डोमेन के लिए क्या काम करते थे, जो भी साइन इनवर्स के अंदर लिखा है वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1। 3 का मल्टीप्लाई करो -3, और y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या करो, 7 जोड़ दो, y निकालना है तो ये -7 को +7 करोगे 4, अरे इसमें +7 जोड़ोगे तो 4, इसमें 7 जोड़ोगे कट जाएगा, इसमें 7 जोड़ोगे 10, तो y यानी रेंज क्या हो गया 4 से 10। और जानते हो, फील करो यहां पर, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कई बार क्या होता है फिजिक्स में पढ़ते हो, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं, जैसे कहा जाता है तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, वो चीज रटनी थोड़ी ना किसी को। भाई आपसे अगर कोई कहता है, मान लीजिए कोई कहता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको रटने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूले। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पढ़ा है, एक समान वृत्तीय गति पढ़ी है। एक समान वृत्तीय जो एक समान वृत्तीय कोई गति करता है कण, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, सर एग्जांपल क्यों दे रहे, अभी हम समझा रहे हैं, इस पर आ रहे हैं। उसका रीजन है, जब कोई आपका पार्टिकल एक सर्कल में मोशन करता है तो आपको मालूम है वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। अगर उसका मैग्नीट्यूड, एरो नहीं लगा है, ये बदलेगा, डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हर क्षण, ये वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, साइलेंट में रखिए जरा ये मुझे बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, एक हम बेसिक एग्जांपल दे रहे, कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, पहला ऑप्शन बदलता है, दूसरा स्थिर रहता है, और ऐसी कुछ दे दिया कि कह नहीं सकते, मान लो डी नन ऑफ दिस। क्या होता है, बदलता है कि बदलता है ना, बदलता है, बिल्कुल बदलता है। अभिकेंद्र बल में क्या होती है, दिशा होती है, और डायरेक्शन हमेशा केंद्र की ओर होगी, इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है। लेकिन अगर सवाल में लिखे बल का परिमाण, तो बेटा बल का परिमाण क्या होता है, ठीक है, रेडियस उसी रेडियस में घूम रहा है, तो कहां से उसका रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप बच्चों से कहा जाए कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, तो मतलब ये है बेटा, अगर कहा जाए बल का परिमाण नहीं बदलता है, वो तो हमेशा वही रहेगा ना, 10 है, आर जो रेडियस है, एम उसका पार्टिकल उतनी मास है, उसका वेलोसिटी कोई फिक्स है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड रेडियस कोई फिक्स होगी, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो नहीं चेंज होगा। हाँ, बल बदलता है, लेकिन बल का परिमाण नहीं बदलता है। सेंटेंस में गौर करना, क्योंकि जब हम बल बोलते हैं, जो जितनी इंपॉर्टेंस डायरेक्शन को देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस आपको मैग्नीट्यूड को देना। लेकिन जब कह रहे हैं बल का परिमाण, जैसे हमने कहा कोई कण यूनिफॉर्म वृत्तीय गति करता है तो उसका वेग शब्द बोलेंगे, तो वो एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो चेंज होता है। लेकिन अगर केवल स्पीड बोली जाए तो वो नहीं बदलता। तो बेटा ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि आपने कहा, अगर मैंने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई कण लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज उसकी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। जैसे आप रस्सी करते हो और बहुत फास्ट घुमा रहे हो, तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अब बताइए जो बल का परिमाण है, अब मैंने बल का परिमाण कहा, जबकि आपको मालूम है विद्युतीय गति में बल का परिमाण नहीं बदलता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों चीज चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। क्योंकि यहां पर आर तो भले फिक्स है, रस्सी का धागा जो है ये वो तो घुमा रहे हो बराबर, तो वो धागे की जो लेंथ है वो रेडियस हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन आप बराबर तेज घुमा रहे हो, यानी उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ा रहे हो। रेडियस ठीक है, रेडियस के कारण कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों चेंज हो रहा है, केवल किसके कारण हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करे। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे हो रहा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ये किससे पता चला, ये रटा हुआ है क्या, इस फॉर्मूले को लिखा और आपने उस पर ध्यान दिया, क्या होगा बताइए, क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं चेंज होती है, तो इसलिए चेंज। तो वैसे ही यहां पर भी आप जरा ये बताइए, इस फंक्शन में y की वैल्यू देखिए, ये किस पे डिपेंड कर रही है। आपको मालूम है कि आप जब बल लिखते हो mv²/r, तो उसके मास के भी कण पे भी डिपेंड करता है। सब चीजें, इन तीन जो चीजें आ रही, बताओ इसमें फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पर, x मतलब sin x पर, sin x पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगी,
ये सिंबल जो होता है ऐसे हम करते हैं, फिजिक्स में भी आप करते होंगे, इसका मतलब इंक्रीज का है और ये डिक्रीज, घट रहा है, तो बताओ वो भी इंक्रीज होगा। जब जब ये बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ेगा, इसको जितना ज्यादा रखोगे इसका मान उतना ज्यादा आएगा। इसको मैक्सिमम, ये बताइए मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर यहां पे x लिखाओ, सर यहां पे अगर 5x लिख दो, कुछ भी लिख दो, साइन nx का, बेटा ध्यान देना साइन nx, ये मत देखा करो कि x ही लिखाओ, साइन थीटा बोलते हैं, हम कह रहे साइन एन थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो जब ये अधिकतम रखोगे ये भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो रखो यहां पे अधिकतम 1, कितना हो गया मैक्सिमम वैल्यू 10। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है मिनिमम वैल्यू। ये जब सबसे कम रखोगे, जितना घटेगा तो ये भी घटता रहेगा, ये जब सबसे कम होगा तो ये भी सबसे कम होगा, वही उसका मिनिमम मान होगा। रखो -3, सॉरी -1, 4। रेंज क्या होगी, क्या मैक्सिमम, पहले 1 मिनट, क्या ये लिख सकते हो, ऐसा तो गलत, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ये वाला स्थान किसका मैक्सिमम, ये वाला, लेकिन आप कहोगे सर आपने मना किया है, मैक्सिमम और मिनिमम, भाई मैक्सिमम और मिनिमम पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। बस ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी मिनिमम निकालो मैक्सिमम लिख दो नीचे, मिनिमम वाले इधर रखो मैक्सिमम। तो रेंज क्या होगी 4 से, मान लो तुम रेंज निकालना नहीं जानते हो सपोज दैट, लेकिन आपको मेरा अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि ये स्थान मिनिमम का, ये स्थान मैक्सिमम का, वही उसकी रेंज होगी। इसका मान 4.1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4.0 आएगा, आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस 4 के बाद वो डायरेक्ट 5 नहीं बनेगा, कॉन्टिन्यूस मतलब हर वैल्यू को अटेन करेगा, याद रखना। तो 4 से 10 तक, तो मैक्सिमम कितना हो गया 10। तो अब आपको ये मेथड नहीं करना है, इससे भी उत्तर वही प्राप्त हो रहा है। आज के बाद ये नहीं निकालना, जबकि इसमें निकल जा रहा है एक्स वाई के टर्म में, लेकिन देखो कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे देखो तुरंत रखा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम रखेंगे साइन एक्स, मिनिमम पूछा तो मिनिमम रखेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना है। तो ये हमने फिजिक्स का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कई बार ऐसा बोलता है इसको बढ़ाया जाए तो क्या होता है, तो ऐसे थोड़ा ना तुमने रटा हुआ है, कहां तक रटोगे भाई, उसमें क्या होता है, आप फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूला क्या है बल का, उस पर नजर डालते हो कि हाँ इसको चेंज कर रहा है तो क्या होगा, तो लिखोगे बढ़ रहा है, तो आप भी लिख दोगे बढ़ रहा है, बदलता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया था फिजिक्स का, ये बहुत तगड़ा उदाहरण है बेटा, क्योंकि लड़का ये सोचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में जब लिखा होता है तो 2 प्रकार उसमें आपको देखना है, एक समान या असमान, नॉन यूनिफॉर्म। जब एक समान लिखा होगा तो परिमाण नहीं बदलता है, और जब असमान लिखा है तो दोनों चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई क्लियर। अच्छा बेटा देखो, आप देखो कितने लोग समझदार। अच्छा यहाँ पे अगर कॉस कर दे तो, अरे सर कॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो रूल साइन के लिए वही रूल कॉस के लिए, क्योंकि साइन और कॉस का बिल्कुल सेम नेचर है। साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये अगर मैंने आपसे पूछा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या कहोगे 1। अब मैंने कहा साइन एंड 5 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अब इसमें थोड़ा डर लगने लगता है, यार ये तो सर ने नहीं बताया, साइन थीटा बताया। अरे सर ने कह दिया था साइन के आगे कोई भी एंगल लिखा हो हमेशा साइन का मान, तो मैं 1 बना के दिखाएं, इसे 1 बना के दिखाएं, रख दो जरा, रख दो, क्या यहां पे रख दो 90 डिग्री बटे 5, रखो जरा यहाँ पे थीटा की जगह, तो कितना होगा 5 गुणा 90 बटे 5, तो ये क्या कटेगा, साइन 90 बना, और साइन 90 कितना होता है, तो मैं 1 बना के दिखाना है मुझे, मैंने बना के दिखा दी। यहाँ पे डायरेक्ट 90 रखने से बनेगा, यहाँ पे 7 थीटा रख दोगे तो 90 बटे 7 रख दो, यहाँ पे 11 थीटा रखो 90 बटे 11 रख दो, मतलब वो 1 बना के दिखा रहे हैं हम आपको। तो इसलिए साइन का मान मैक्सिमम 1 होता है, कॉस का मान मैक्सिमम 1 होता है, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। एंगल अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हर वैल्यू प्राप्त करेगा। चलो ये वाली हो गई बात। अच्छा आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, मिला बेटा क्वेश्चन, लाइए तो देखो ये है। अब देखो, अब बेटा देखो सवाल क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, और सबसे बड़ा ये होता है कला होती है सवाल को बनाने की, कि जानता हर बच्चा है, लेकिन किस तरीके से मैं माइंड उसका डाइवर्ट करूं कि बच्चा जान ना पाए कि ये मुझसे ये पूछ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो सब लोगों ने रेंज पढ़ ली, यहां पे हमने पूछा मैक्सिमम मान, अरे यार तुम रेंज निकाल लेते हो तो ये भी तो मालूम होता है, ये जो बाद में लिखा होता है ये मैक्सिमम ही तो है, ये मिनिमम। सर मुझे रेंज निकालनी आती है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता।
तो बेटा वो घुमा के सवाल बोला है, मैक्सिमम रेंज जब निकालोगे जो बाद में लिखा हो। अब जैसे कोई ये लिखा था, याद आ रहा है कुछ, 16 माइनस स्क्वायर, याद आ रहा है, रेंज क्या होगी 0 4, डोमेन माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बताइए अगर मैंने पूछा रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो जो सिखाया था ना रेंज उसको लिख देना। वो मैक्सिमम बोला है तो उसका मतलब पक्का जो बाद में लास्ट में लिखा है वो मैक्सिमम है और जो पहले लिखा है मिनिमम। अच्छा ये बताइए अगर मैंने इसमें कहा इस कोटि का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अभी बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये फंक्शन है तो फंक्शन का ग्राफ भी बनता है, क्या बनता है। अगर मैंने कहा इसके कोटि का जो कोटि है वो किस अंतराल में स्थित है, कोटि मतलब होता है किसको बोला जाता है, वाई, वाई मतलब क्या हुआ, रेंज। अब घुमा के बोल दिया कि नहीं बोल दिया, सवाल में अगर मैंने किया इसके जो ऑर्डिनेट है, इसके ग्राफ का जो ऑर्डिनेट वो किस इंटरवल में है। अरे यार ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बताओ, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, वाई, ऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, एब्सिसा मतलब क्या हुआ, एब्सिसा मतलब क्या हुआ, एक्स। हम जब ये रेंज में बात कर सकते हैं तो डोमेन में भी बात कर देते हैं, एब्सिसा ऑफ लाइज इन द इंटरवल फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स मतलब एब्सिसा, वाई मतलब ऑर्डिनेट। तो सवाल में कह रहा है इस ग्राफ, इस फंक्शन का जो ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है, वो किस अंतराल में स्थित है, तो किस अंतराल में स्थित है 4 से, मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा कहां से कहां तक। यहां पे ये भी तो कह सकते हैं कि रेंज का मतलब क्या है, वाई का जो मान है यानी जो उसका कोटि होगा, उस ग्राफ का जो कोटि होगा किसके बीच में रहेगा, 4 और 10 के बीच में, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अच्छा इसमें बताओ जरा, तुरंत बताइएगा, करना नहीं कॉपी में ना लिखो, ऐसी बताओ जरा, मुझे इसके जवाब चाहिए जल्दी फटाफट। सर पूछ क्या रहे, हम रेंज पूछ रहे हैं, केवल रेंज पूछ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताना है। फंक्शन दिया है 2 + 3 cos x, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, इसकी रेंज बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी रेंज बताओ। मिनिमम के लिए स्थान, ये मिनिमम रखो तो मिनिमम मिलेगा, -1 रखोगे 0, मैक्सिमम रखो 2, बताओ जल्दी रेंज बताओ। मिनिमम रखो -1 2, मैक्सिमम रखो 1 4, इसमें बताओ रेंज क्या होगा, इसमें रेंज क्या होगा, -1 रखोगे तो -1 1 रखो 5, बताओ ये हो गया, कितना आसान है, तो बच्चों वाला खेल हो गया हमारे लिए। लेकिन जब हमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो सर मैं रेंज निकाल लो, क्यों निकाल लोगे यार, तुम तो दोनों, आपके पास स्टाइल दोनों आ गई ना। वो तो उस बच्चे को जिसको मान लो रेंज निकालना आता है, उसको मैक्सिमम मिनिमम का ज्ञान नहीं है, तो वो ये अगर जानता हो कि ये वाली वैल्यू मिनिमम, ये वाली मैक्सिमम, तो भी ये सवाल कर सकता है। अगर वो रेंज निकालना जानता है तो उस सवाल की रेंज निकालना जानता है तो वो उसकी मैक्सिमम भी बता सकता है, मिनिमम भी बता सकता है। अगर वो नहीं निकालना जानता है मैक्सिमम मिनिमम, यार जो तुम रेंज निकालो पहले वाला मान मिनिमम और बाद वाला मान। अच्छा मान लीजिए इस सवाल में अगर हम मिनिमम पूछेंगे तो केवल क्या रखोगे, cos x की मिनिमम वैल्यू रखोगे, और यहां पर भी मिनिमम वैल्यू रखोगे, इसकी भी मिनिमम वैल्यू रखो। अब मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज और बताते हैं बेटा, अगर कभी भी मैथमेटिक्स का एक रूल है, y = 5 + x, x को बढ़ाने से y बढ़ता है, -x, फील करो, 1 रखो y कितना आएगा बताओ, 1 रखो y कितना आएगा 6, x = 2 रखो y कितना आएगा 7, x = 3 रखो y कितना आएगा। x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये घटने का चयन नहीं, ये दिखा रहा है, देखो बढ़ रहा है, 1 2 3 वो भी बढ़ रहा है। चलो 5 - x, ठीक है, x = 1 रखो, y कितना आ गया 4, x = 2 रखो, y कितना आ गया 2 रखोगे तो ये 3, x = 3 रखो, y कितना आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये x बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, और y डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये सिंबल मत ध्यान दो, ये इन पे, इस पे देखो, ये देखो ये एरो बता रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, y की x की वैल्यू बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1, बताइए y कितना होगा, 3 पर 2 और 2 पर 3 और 1 पर 4, इसी तरह से इधर कर देते हैं 3 2 1 8 7 6। देखिए इधर x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू क्या हो रही है
घट रही, देखो अब ये देखो डिक्रीज हो रही है, देखो इसका मतलब x को बढ़ाने पर y क्या होता है, अगर x को बढ़ाओगे तो y घटता है, इसका मतलब प्लस का साइन होगा तो दोनों एरो एक डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर माइनस का साइन होगा तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट होंगे, इसको बढ़ाने पर ये घटेगा, इसको घटाने पर वो। अच्छा अगर जरा देखें कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं और मुझे इसका मान बताते हैं, हर तरीके से हम तैयार करना चाहते हैं, बताइए मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो और याद रखना है। अब माइनस आ गया तो ये जब सबसे ज्यादा रखोगे उल्टा होगा, ये जब सबसे ज्यादा रखोगे तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये अब सबसे ज्यादा रखोगे तो ये सबसे कम होगा। यहां पर मान कौन सा आता है, सबसे कम, तो यहां पे इसको कम लाना तो ये क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कितना होगा 0, ये 1 रखोगे ना, और ये सबसे कम कितना, ये सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये सबसे कम रखोगे, और ये सबसे कम कितना होगा -1, तो कितना हो गया 2। ठीक है, याद रखना इस तरह से क्वेश्चन हो। चलो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, जरा देखते हैं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसको तो बता ही लोगे ना अब तो ये बीच बच्चों वाला सवाल हो गया, इसको बताओ क्या होगा, इसकी बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, ऐसी बताओ 1, कैसे 1 होगी, आपने इसका सबसे कम, देखो आपने सबसे कम मान रखा, कितना होगा sin x का -1, 3 में -1 जोड़ोगे 2, 2 में 2 घटाओ भाग दो 1, यानी मिनिमम मान, बीच में प्लस है इसलिए मिनिमम, तो ये मिनिमम, मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, प्लस साइन में दोनों सेम नेचर में रहेंगे, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन बीच में माइनस हो गया, जिसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं उनके बीच में माइनस आ गया, तो इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज, अपोजिट चलेंगे। तो तुम्हें सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे छोटा रखो, सबसे छोटा निकालना है सबसे बड़ा रखो, अगर बीच में माइनस है तब, तो यहां पर ये हो गया। आइए इस सवाल को देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन आया है एनडीए 2020 में, एनडीए 2020 में, और फंक्शन के सवाल हमने देखा एनडीए में बढ़ते जा रहे हैं लगातार, 1-2-3 साल से देख रहे हैं, 2019 के दोनों पेपर में भी काफी कुछ इस बार भी आए। तो इसमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ of y is equal to 2 plus cos x lies in the interval। हिंदी में लिख लो जरा, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में कह रहा है y बराबर 2 plus cos x के ग्राफ को आलेख भी बोलते हैं, ठीक है, आलेख बोलते हैं हिंदी में, के ग्राफ के कोटि, जिसको हम भुजमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि को एक दूसरा नाम होता है भुजमान, निर्देशांक को क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम है, इंग्लिश में तो बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, नियामक, सही बात। तो ये भी यार कभी कभी परेशान कर सकता है हिंदी माध्यम को, तो इसलिए इंग्लिश में भी देख लिया करो। मान लो भुजमान नहीं समझ में आ रहा, तुम कहोगे भुजमान क्या चीज़ है, तो कोटि को ही नाम देते हैं, भुजमान यानी कोटि, और उसको क्या कहते हैं, नियामक। देखो भुज का मतलब है एब्सिसा, लेकिन मान लगा देंगे तो भुज को रखने पे जो मान आ रहा है वही क्या होगा, भुजमान। भुज x की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, y तो निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, भुजमान या कोटि कहते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि y बराबर 2 प्लस कॉस x के ग्राफ के भुजमान, ब्रैकेट में कोटि लिख दिए, का मान किस अंतराल में स्थित है, किस अंतराल में स्थित है। y बराबर 2 प्लस कॉस x के ग्राफ के भुजमान का मान किस अंतराल में स्थित है। पहला ऑप्शन है 0 से 1, दूसरा ऑप्शन है 0 से 3, और तीसरा ऑप्शन है -1 से 1, चौथा ऑप्शन है 1 से 3। बताओ क्या होगा, हैं 1 से 3। देखो यार इसमें करना क्या, कुछ चलाना भी नहीं, तुम्हें एक काम करो, वहां पे रखो मिनिमम cos x, क्या आएगा मिनिमम, -1 रखोगे तो 1 आएगा। ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये अरे एक ही तो दिख रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा। भैया पहला ही मान निकाल के देखा, 1 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, भाई मिनिमम कितना होगा ये बताओ, ये वाला स्थान किसका होता है, तो हम मिनिमम निकाल के ही देख रहे हैं। तो मैंने रखा कौन सा मान, मिनिमम रखा, कितना रखा, -1। तो 2 में 1 घटाओगे, किसके शुरुआत में 1 है,
टिक लगा दोगे डायरेक्ट, फुल कॉन्फिडेंस से तीनों गलत हैं। जब तीनों गलत है तो जो चौथा वाला है वही सही है। देखो लगा दिया। अब मैक्सिमम निकालेंगे ही नहीं, निकाल के देखो उतना ही आएगा। ठीक है ना, देखो रखो 1 रखो, 2 और 1 3 आ गया। इसी सवाल को बोल सकते हैं भुजमान का न्यूनतम मान। आलेख के भुजमान का न्यूनतम मान क्या होगा? इस ग्राफ का भुजमान का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान 3। तो देख लिया होगा तुम लोगों ने कि ये सवाल जब आप देखोगे भुजमान, हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो जब भुजमान देखेगा तो कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, और ये ग्राफ वगैरह वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो ये दिक्कत है। बेटा रेंज के सवालों को ये भी कहा जा सकता है, इसका जो आलेख है उसके भुजमान का मान किस अंतराल में स्थित है, उसका मतलब रेंज ही होता है। जो रेंज होता है वो y की वैल्यू, नाम से समझो यार, रेंज का मतलब क्या हुआ? फंक्शन में y की जो वैल्यूज हो सकती हैं उन्हीं को कहा जाएगा रेंज। तो उस ग्राफ यानी आलेख का भुजमान का मान किस अंतराल में स्थित है? भुजमान मतलब y का मान। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। तो यहां पर आपने इसका आंसर दे दिया। ये एनडीए 2020 का प्रश्न है। मिटा दे इसको, चलो आगे लिखेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे, इसको अभी न करना, इसको घर में करना। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों चीजें पूछिए। फलन fx लिखो, फलन fx का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। बस चलो आ जाइए इधर। लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सर हाँ, अभी आपने जो y बराबर 2 प्लस cos x बताया, तो इसमें सर डोमेन निकल सकता था कि नहीं? डोमेन r है बेटा। 2 प्लस cos x कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर दिक्कत होगी? sin x cos x, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में बताएंगे आपको, इनकी डोमेन r होती है। क्या होती है? r। ये कभी अनडिफाइंड, क्योंकि बताएं इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि n पाई आ जाएगा, फिर हमें समझाने में दिक्कत होगी कि ये कहीं पर आ गया n पाई, ये तो इसलिए हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, sin x cos x इतना याद रखो, इनकी डोमेन r है। r, इसकी अगर डोमेन बोलेंगे तो क्या कहोगे? r, यानी कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। चलो 10x होगा वो दिक्कत है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में चलेगा। यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो बेटा, इसको मैपिंग भी बोला जाता है। फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग। सर ये मैपिंग मतलब होता है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण ध्यान रखना, मैपिंग यानी फलन का प्रतिचित्रण या मैपिंग ऑफ ए फंक्शन। मैपिंग और प्रतिचित्रण फंक्शन का ही नाम है। ठीक है, बस ऐसे डायग्राम बना के समझा दोगे तो उसको हम मैपिंग ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी हैं जब हमारे सामने आती है तो हमें थोड़ा बाउंस होने लगता है। जैसे आपने सुना होगा इन शब्दों को, जो कभी ना कभी तो सुना होगा 11 to 12th क्लास में, 12th क्लास में सुना होगा एक एक ही प्रतिचित्रण। सुना है? नहीं सुना? बहु एक एक ही प्रतिचित्रण, आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन। तो ये सब आज इनका जो है अंत है और बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि सर मुझे अब पूछिए ऑन टू फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है। बेटा इंटरमीडिएट में एक मेथड होता है, लेकिन वो मेथड क्या है कि वो लीनियर के लिए ही चल पाएगा। ज्यादा बड़ी पावर दे दें तो उसको वैलिड नहीं। ठीक है, कोई अगर आप, जैसे हमने कहा इंटरमीडिएट में हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये आता है 3x प्लस, ये इंटरमीडिएट में नहीं लगा पाएंगे, सिद्ध कीजिए आच्छादक फलन। तो ये सब करने का तरीका होता है, एक एक ही प्रतिचित्रण है। तो चलिए हम यहां पे पहले नाम डाल देते हैं। 1-1 मैपिंग, 1-1। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 1-1 भी लिख सकते हैं इंग्लिश में और 1-to-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक एक ही, हिंदी में भी लिख रहे हैं हम, लिखेंगे एक एक ही 1-1 फंक्शन, या कह सकते हैं 1-1
1-1 मैपिंग, एक ही बात है, मैपिंग कहो या ये कहो, एक एक ही फलन, या कह सकते हो एक एक ही प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण भी फलन का ही नाम है। जैसे हमने कहते एक एक ही फलन, सर कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन किया, जब मैंने पढ़ाया सर एक एक ही फलन और एक एक ही प्रतिचित्रण में क्या होता है, तो मैंने उससे कहा आसमान और गगन में क्या अंतर होता है। उसने कहा सर एक ही चीज है। तो मैंने कहा बस वही है, पर्यायवाची है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हैं? नहीं, पर्यायवाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ लोग सिनोनिम बोलते हैं या एनोनिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा, तो ये वही चीज है, पर्यायवाची है। जैसे आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, तमाम नाम है, किसके हैं? आसमान। मुफ्त बोलो चाहे निःशुल्क बोलो, एक ही मतलब है। वैसे यहां पर एक एक ही फलन कह सकते हो, एक एक ही प्रतिचित्रण कह सकते हो, 1-1 मैपिंग और 1-1 फंक्शन। ध्यान रखना, पहले नाम याद कर लेते हैं, फिर हम इनके बारे में बताएंगे। और कुछ नहीं, हल्का सा बताना, खत्म, हल्का सा बताना है। और यहां पर रोल आता है इसका। देखो, अगर आपको सवाल में, क्वेश्चन में इस टाइप का दिया है, इसका बड़ा रोल होता है इसमें। यहां पर हम समझाएंगे ये क्या क्या चीजें हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं सर ये लिखा है डोमेन, सर ये लिखा है रेंज। गलत है, ये धारणा गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। रेंज नहीं होती, उसे कोडोमेन कहते हैं। सर कोडोमेन कभी मैंने सर बचपन में उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सह प्रांत। सर निकालने का तरीका बता दीजिए, आज तक मैंने किताब में ढूंढा, सवाल मिलता है डोमेन निकालिए, प्रांत निकालिए, और सवाल में लिखा होता है परिसर निकालिए, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें लिखा होगा सह प्रांत निकालिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे निकालना सिखाएंगे? मैंने कहा सह प्रांत अपनी इच्छा से बनाया जाता है। मैंने कहा आप अपने मन में कोई नंबर सोचो, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने कौन सा नंबर सोचा है? सह प्रांत को बनाने के लिए बस इतना ध्यान रखा जाता है, रेंज के सारे एलिमेंट को उसमें रखना है, उससे ज्यादा तुम और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सब आ रहे हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। सह प्रांत कभी किसी सवाल में आपने पूछा, हाँ अगर हम ऐसे दे दें, इसमें ऐसे दे दें और ये पूछ ले सह प्रांत क्या है, तो क्या कहोगे? आर। सह प्रांत क्या है, क्या कहोगे? 0 से π/2, ये जो लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई फंक्शन के बारे में ये नहीं दिया हुआ है तो आप उसका डोमेन निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, लेकिन सह प्रांत नहीं निकाल सकते हो। सह प्रांत बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अभी हम ऑन टू कहेंगे, एन टू कहेंगे, ऑन टू कहेंगे, तो आप उसका कोडोमेन बता सकते हो। मतलब ये ध्यान रखो, कोडोमेन जो होता है वो अभी सब समझा रहे हैं, पहले टाइप लिख लीजिए। नाम याद हो गए? पहले नाम तो याद हो। क्या बोला? एक एक ही प्रतिचित्रण। मुंह से निकालो तब समझ में आएगा। क्या बोलते हैं? एक एक ही प्रतिचित्रण, एक एक ही फलन। जब तक आप अंदर से नहीं बोलोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब दोबारा ना बोलो, जब मौका दिया जाए उसी समय बोलना है। जब बोला जाए भारत माता की तब लगाने हैं नारे। अब तुम जय उसके बाद सोच रहे हो मैं और तेज लगा सकता था, तो कोई फायदा नहीं। जब मौका दिया उसी समय आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम दिया, मैं बहुत अच्छा कर सकता था, पेपर बाहर निकलने के बाद मुझसे 4 सवाल छोड़े ये भी हो जाते हैं, मैं टॉप कर सकता था, सब कुछ हो जाता, मैं अच्छा डांस कर सकता था। अब यहाँ पे नाचने के लिए बोले किसी को? कोई नहीं नाचेगा, लेकिन एक अकेले कमरे में छोड़ दो। बाद में वो दुख होता है उसको कि मौका मिला था यार, बाद में दोस्त के साथ बोलता है कि यार मैं वो वाला स्टेप मार सकता था बहुत अच्छा सा, तो उससे क्या फ़ायदा बेटा? जब गाना बजा था उस समय नाचना चाहिए था। ठीक है, तब तो पता चलता दुनिया को तुम नाच सकते थे। देखिएगा यहाँ पर एक एक ही प्रतिचित्रण, 1-1 फंक्शन और ये 1-1 मैपिंग। नेक्स्ट मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन को हम कहते हैं, मैनी वन फंक्शन को मैनी वन मैपिंग। देखो बार बार इसीलिए देखो हम दोनों वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि तुम्हारे मन में कंफ्यूजन ना हो, किसी को बता सको। कोई अगर आपसे पूछेगा ये फंक्शन और मैपिंग में क्या अंतर है, तो उसको बोल देना आसमान और गगन में क्या अंतर है। वो कहेगा ये तो एक ही चीज है, तो कह देना ये भी एक ही चीज है। तो लिखेंगे बहु एक एक ही फलन। बहु एक एक ही फलन, बहु एक एक ही फलन को कहते हैं, या बहु एक एक ही प्रतिचित्रण। एक ही की प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण ये हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरह से नंबर 3 है, अब आया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, या इसको क्या कह सकते हैं?
ऑन टू मैपिंग। क्या बोल सकते हैं? ऑन टू मैपिंग। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, या यहां पर लिख सकते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक प्रतिचित्रण, ये नाम लिख लीजिए, आच्छादक प्रतिचित्रण। नंबर 4 है इनटू मैपिंग, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, या इसे कहा जाता है इनटू मैपिंग। अंतरक्षेपी फलन, या कह सकते हो अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तो देखिए अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण या फलन कह सकते हैं। तो देखो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन का मतलब एक एक ही फलन, यानी आपका एक एक ही प्रतिचित्रण, बहु एक एक ही फलन। अब इंग्लिश में बोलेंगे हमें, हिंदी में आप ध्यान रखना, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। कोई भी सवाल अगर आपका फंक्शन कहा जाता है तो आपको मुश्किल लगता है क्वेश्चन, वो वास्तव में मैंने क्या कहा, कोई काम मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, ना आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उस सवाल को नहीं कर पा रहे हो। मैंने उदाहरण भी दिया था, आप 9th के बच्चे को मैंने आपसे पूछा था भी, क्योंकि हमें बहुत पहले पढ़ा था हाई स्कूल 9th, लेकिन अब मालूम नहीं है कि किस क्लास से ट्रिग्नोमेट्री चालू होती है। वैसे रियल में कहाँ से चालू होती है? 9th से। पहला मतलब ट्रिग्नोमेट्री का 8th तक बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत भी। हाँ, तो मान के चलो 8th के बच्चे से कभी पूछना sin 30, वो नहीं बता पाएगा अगर उसने जानकारी। लेकिन जब 10th में पहुंचेगा तो उससे पूछना sin 30, तब चिल्ला के बोलेगा 1/2। इसका मतलब ये गुण कहाँ से आ गए उसके अंदर? 9th से आए। तो बस वही चीज़ है, आप नहीं बता रहे 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, लेकिन अब ये सवाल ना छोड़ना, ये सवाल बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा। और कई बार ऐसा हो जाता है, एक बच्चा था उसके 23.75 थे हमारे यहाँ, तो उसने एक क्वेश्चन 24 थे, अब उसको लग रहा था 25 वाला रिकॉर्ड बनाना है। जैसे युवराज सिंह है, 5-6 लगा के, अब यार क्या है कि जब 6वीं बॉल आ रही है उस पर भी जान लगा दिया जाए तो क्या होगा? 6, तो 6 लगा दिए थे ना उसने। तो वैसे ही उस बच्चे के 24 हो गए थे सही। अब उसने एक सवाल पे गैस लगाया, वो ऑन टू 1-1 का था, अब वो उसने ढंग से नहीं पढ़ा, उस पर उसने तुक्का लगा दिया, लेकिन वो तुक्का गलत हो गया। अगर वो हल्का सा उसको पढ़ा होता तो कर लेता उसको। आपको चाहे एयरफोर्स का सरल क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, सबका नंबर सेम होता है, इसलिए आपको सम्मान सबको समान देना। ये नहीं कि आसान है तो आएगा कितने नंबर का, अगर आ भी गया तो 1 नंबर का। टफ है सर ये बहुत ज़्यादा, आएगा कितने नंबर का? दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसलिए सम्मान दोनों को समान देना। अब देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो, सर वो वाला तरीका सर मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा, टीचर ने मुझे सिखाया था, fx1 बराबर fx2 कर देना और x1 बराबर x2 निकल के आ जाए तो कह देना फलन जो है एक एक ही है। ये हटाओ तरीका, ये बताएंगे नहीं तुमको, एग्जाम थोड़ा ना देना है दोबारा इंटर, आपको किसी को देना है क्या? 12th का फॉर्म भरा है किसी ने? दोबारा देखिए इधर 9th से एज कम करानी पड़ेगी तुम्हें, देखो इधर दोबारा से सपना पूरा होगा, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है? क्यों जाएगा 2 साल पीछे 3 साल पीछे? यहां पर हम आपको बता दें, एक बात आपको बता दें कि 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, पहले ये तो समझो। देखो नाम से समझ में आ रहा 1-1, बेटा एक बात ध्यान रखना, 1-1 फंक्शन क्या होता है। इसी तरीके से एक चैप्टर और है, वो भी बेचारा बड़ी दिक्कत करता है लड़कों को, लेकिन वो केवल उदाहरणों के द्वारा ही नहीं होता है। रिफ्लेक्स स्वतुल्य संबंध सुना होगा, स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध, लड़का बाउंस होने लगता है। ट्रांजिटिव संक्रमक संबंध, वो भी ऐसा ही है, मान के चलो। केवल न पढ़ा होने के कारण ज्ञान नहीं है। इसको हम उदाहरण देंगे अपने आप। अभी देखो एक सवाल अब हम लेंगे, बड़े बड़े सवाल आपसे पूछोगे, बताओ क्या है, आप तुरंत बताओगे, तो आपको ये नॉलेज आ गई हो जाएगी। देखिए कैसे, देखो इधर बेटा 1-1 का मतलब है, देखो फंक्शन का मतलब अगर लिखा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर हमने ये बात लिखी, चलो इसको हम दोबारा से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो याद करा ही दिया आपको। अगर कभी हमने लिखा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें कहा जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी
तो इसमें ए को कहा जाता है डोमेन, इसको कहा जाता है डोमेन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत, और जो बाद में लिखा होता है उसे कहते हैं CO लगा दो, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब हुआ सह प्रांत, इसको कहेंगे सह प्रांत, सा लगा देंगे, सह प्रांत, ये हो गया। ठीक, इसके बाद ये इसका मतलब ये हुआ, इससे क्लियर हो गया नॉट रेंज, ये रेंज नहीं है, यानी परिसर नहीं है, ये परिसर नहीं है, ये कंफ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। परिसर नहीं है, नॉट रेंज, ये परिसर नहीं है, पॉइंट एरिया नोट कर लेना, इसको परिसर न कहना। चलो ठीक है, लेकिन ये एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो कोडोमेन होता है वो परिसर हो जाता है। इसमें भी हमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, कोई फलन का सह प्रांत नहीं, परिसर कब रेंज के बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिए, जब फलन एक एक होता है, जब फलन बहु एक एक। अब तुम्हें बाउंस हो रहा होगा क्योंकि आपको अभी बताया नहीं गया। सुन लेना, जिस फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर होगी, पहले ये वाला खत्म कर दें 1 1 on 2 का केस, जिस फंक्शन में परिसर यानी परास किसके बराबर होगा? सह प्रांत के बराबर होगा, तो उस फंक्शन को नाम दिया जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आज के बाद आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं, आच्छादक फलन। बट परंतु यदि बट इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो उस फलन का नाम क्या पड़ जाता है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब हुआ, क्या हुआ? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन, तो अंतःक्षेपी फलन में ये याद रखना है, इनटू फंक्शन हो गया, इनटू मैपिंग होगा, ऑन टू फंक्शन। कहीं पे मैपिंग बोलना भूल जाए तो हमने बता दिया, फंक्शन और मैपिंग दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस वो पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। चलो ये हो गया कोडोमेन। तो अब अगर मैं आप बच्चों को एक बेसिक क्वेश्चन दूं, इफ एफ फ्रॉम, एक क्वेश्चन दे दिया -2 से 2, 0 से 8 एंड fx इज इक्वल टू √4 - x², देन यदि ये दिया तथा ये दिया तो दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन, दिया गया फलन आच्छादक है। द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। दूसरा लिखा है दिया गया फलन अंतःक्षेपी है, मतलब इनटू है, इनटू फलन इनटू फंक्शन है। और नंबर सी, बोथ ए एंड बी, सी है नन ऑफ दीज। सर मैं क्या करूं? अरे तुम कुछ ना करो, तुम्हारे सामने कोडोमेन है। किसी सवाल में कभी भी कोडोमेन नहीं पूछी जाती है क्योंकि वो लिखी होती है। ये कोडोमेन क्या है? अब सर मुझे आपकी वो लाइन ध्यान में आ रही, आच्छादक का एक ये देना जरूरी है। ये सवाल में दिया है, वहां पर रोल होगा आच्छादक देखना। अगर नहीं दिया, मैंने पूछ लिया आच्छादक है कि नहीं बता पाओगे। कोडोमेन कहाँ है लिखी इसकी? उसकी कोडोमेन लिखो तो। मैंने अभी क्या बोला था, किसी किताब में आपने कोडोमेन लिखा हुआ सुना? लेकिन हाँ, अगर फलन आच्छादक है उस समय हम कह सकते हैं उसकी कोडोमेन क्या है, उसकी जो रेंज है। मैंने कहा एक फलन आच्छादक है, बताइए उसकी कोडोमेन क्या है, उस केस में हम बता सकते हैं उसकी कोडोमेन। बाकी कोई तरीका नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर रेंज के 10 एलिमेंट है सपोज, तो कोडोमेन में क्या होंगे? कोडोमेन में क्या होगा? वो 10 एलिमेंट जरूर होंगे, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है, रेंज के सारे एलिमेंट को रखता है। उसके अलावा और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। 10 वो मान लो मैंने कहा रेंज के कितने एलिमेंट आ रहे, सपोज 10 वाई की वैल्यूज आ रही, वो 10 सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? कोडोमेन में होंगी। हो सकता है उसके पास 50 एलिमेंट हो, लेकिन वो 10 जरूर रखेगा उन 10 रेंज वाले एलिमेंट को। हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो सकता है 1000 हो, लेकिन वो रेंज के एलिमेंट्स को जरूर रखना पड़ेगा उसको।
इसका मतलब यहां पर ध्यान देना, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। रेंज क्या है? उपसमुच्चय है। किसका? किसका है बोलो? सहप्रांत का। उपसमुच्चय किसको कहते हैं? उपसमुच्चय किसको कहा जाता है? कि जब उन्हीं के मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे एक दो एलिमेंट्स है तो बी क्या इसका उपसमुच्चय है? सर इसके पास तो ज्यादा है एलिमेंट, इसके पास 2 है, इसके पास 4। अरे तो वो 2 होने चाहिए इसमें यार, ये नहीं कि इसके पास ज्यादा एलिमेंट हो। ये जो 2 एलिमेंट इसके दिख रहे हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, बाकी इसमें चाहे 1000 एलिमेंट हो। ये देखो ये हो गया। अब कहेंगे हाँ ए क्या है? समुच्चय है कि उपसमुच्चय है किसका? बी का। तो ये बात भी कहीं कहीं पर लिख देना, कभी भी क्वेश्चन बन के आ जाए तो याद रखना कोडोमेन क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, क्या होता है रेंज क्या होता है, कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। कोडोमेन का सबसेट होता है। इस बात को लिख लीजिएगा हिंदी में कहीं पर, परिसर या प्रास कॉमा सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। यह ध्यान रखना। अगर कभी कोई उल्टा लिख दे कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, गलत। कोडोमेन नहीं होता सबसेट। कौन होता है सबसेट? रेंज। बेटा रेंज मैंने क्या कहा, कोडोमेन में यह ध्यान रखा जाता है कि जितने रेंज के जो भी इंटरवल है वो उसमें रहेगा, वो वैल्यू सारी रहेंगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा और आ जाए कोई दिक्कत नहीं। और उसी को तो कहते हैं उपसमुच्चय, कि भाई इसके एलिमेंट इसमें मौजूद हों, बाकी इसमें फालतू कितने चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम इसको नाम दे देंगे, ये वाला सेट इसका क्या है? सबसेट होगा। ये सेट में हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, परेशान ना हो। नहीं भी नोट किया आपने कोई दिक्कत नहीं, ये सेट में हम वापस आएंगे, क्योंकि वहां पे भी रेंज डोमेन की बात आती है। वहां पे भी तो सेट रिलेशन फंक्शन होता है नाम, तो हम उसको डायग्राम से समझाएंगे वहां पर। ये सेट रिलेशन फंक्शन एक नया दूसरा चैप्टर है। जब हम सेट बोलेंगे तो सेट नहीं बोलेंगे, उसको रिलेशन में पढ़ाएंगे, और फंक्शन, तो वो फंक्शन थोड़ा दूसरे टाइम में वहां पे भी यहाँ पे जानकारी देंगे आपको। चलो ये हो गया, ठीक है। तो बताओ ये है कि नहीं है? अरे तुम क्या करोगे? इसकी रेंज निकालना जानते हो? इसकी रेंज निकालो और देखो ये आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखना ये आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब बताइए यहां पर इसकी रेंज क्या निकाली हमने? याद करो 0 और इसका √2, और यहां रेंज क्या? ये तुम देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसकी चिंता ना करो, उसके अंदर है, वो होता है बेटा। तुम कहोगे सर उसके अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं, उसकी चिंता ना, तुम्हें एग्जैक्टली ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो क्या कहोगे? अरे जब कोई ये ना हो, जब जैसे हम कहेंगे ऑन टू नहीं हो, तो फिर उसका क्या नाम पड़ेगा? उसका इनटू। दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर वो है तो या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता ऑन टू इनटू दोनों ऑप्शन ना हो। भैया अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? बिल्कुल वही सेम बात है, या तो 1 1 होगा तो फिर मैनी 1 होगा। 2 ही टाइप के फंक्शन 2 है, या तो 1 1, या तो अगर वो फंक्शन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर फंक्शन नाम है तो उसको या तो 1 1 होना पड़ेगा या तो मैनी 1 होना पड़ेगा। इसके बाद हम एक और नाम लेकर आते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन। समझ गए होंगे, बना दिया हमने 1 1 ऑन टू, समझ गए ना? अरे 1 1 भी रहे, ऑन टू भी रहे, 1 1 इनटू फंक्शन, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। अब समझ गए, ये नाम तमाम बन सकते हैं। तो ये सब नाम हम इन्हीं से लेकर आते हैं। चलो अभी हमने यहां पे सीखा, आच्छादक अगर पता करना हो कोई फलन है तो ये समझो हमें रेंज की प्रैक्टिस करवा रहा है। हमें क्या करा रहा है? रेंज की प्रैक्टिस। बस हमें रेंज निकाल के जरा सा ये चेक करना है, रेंज निकालना आना चाहिए। और जिसको रेंज निकालना आता है वो ये आच्छादक वाला सवाल कर सकता है। रेंज जो आ रही है वो बिल्कुल कोडोमेन के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? इनटू फंक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने इसको कर दिया, अब बताओ, इन दोनों में होना पड़ेगा। बाकी बचे हुए ऑप्शन बहुत, ये कभी हो नहीं सकता, कभी हो सकता है। भाई कोई संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है क्या? नहीं। अगर वो सम है तो 2 से कट रही है, विषम है तो मतलब नहीं कट रही है 2 से। ठीक, तो एक चीज होगी। चलो ये वाला आ गया, तो ऑन टू वाला फंडा क्लियर है। ये ऑन टू की समस्या समाप्त। कोई भी सवाल दिया है तो समझो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रेंज निकालनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा लिखा होगा, रेंज निकालो। जितने सवाल बताए थे हम उनको रेंज निकालना सिखाएंगे। रेंज निकालना जानते हो, बस ऐसे लिख देंगे फ्रॉम ए टू ए, तो रेंज निकालो, चेक करो क्या जो तुमने रेंज निकाली यहाँ पे वाली आ रही कि नहीं आ रही। तुम इतना देखो, ये मत देखो इसके अंदर आ रहा है, वो तुम्हें नहीं चेक करना। वो भैया मीनिंगफुल तभी होगा जब उसके अंदर रहेगा वो, क्योंकि वो चीज हमेशा होती है। रेंज जो निकलेंगे वो इसके अंदर आएंगे, ये अपने आप बनाया होगा उन्होंने, तो इसमें पता नहीं कितने 100 वो 10 एलिमेंट रेंज के आए तो उन्होंने 1000 एलिमेंट रख दियो या 500 एलिमेंट रख दियो, कितने रख दियो वो हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये वाला 10 एलिमेंट है, वही 10 एलिमेंट यहां पे दिख रहे हैं, तो वही क्या होगा? फंक्शन का क्या नाम पड़ जाएगा?
ऑन टू फंक्शन जिसे हम कहेंगे आच्छादक फलन। आइए वन पर बात करें। मिटा इसको, रब कर दे। अच्छा ये वाला बताओ जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। ठीक है, बताइए ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है, इन टू है? सर मुझे जरा रेंज निकालने दीजिए, फिर मैं आपको जानकारी देता हूं। मैंने इसकी रेंज निकाली, क्या आ रही रेंज? क्या बताया था? x से गुणांकों का अनुपात, उसको माइनस करना है 3। अरे रेंज हमारी आ रही है, कोडोमेन भी वही लिखी है। तो क्या नाम पड़ गया इसका? आच्छादक फलन। लेकिन तुम आच्छादक जानते हो, अगर मैंने एक ऑप्शन डाल दिया एक एक ही आच्छादक फलन बहु एक ही, तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? आच्छादक तो चेक कर लिया, अब एक एक ही बहु एक ही का तरीका भी सिखा दो सर, तो फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे जेईई मेन लेवल के सवाल देखो, चाहे जिस लेवल के क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 कब होगा फंक्शन? 1 के लिए देखो बेटा समझ लो, बहुत ध्यान से सुनना। 1 की आज कहानी खत्म होगी। 1 कैसे पता चले? 1 पहले होता क्या है? 1 का मतलब है कि वो दोबारा वैल्यू कभी ना मिले। एग्जाम्पल के लिए, मतलब फलन का 1 मतलब है 1। अब उस जिस x को रखा उसके लिए जो y का मान प्राप्त हुआ है, कोई भी x ना हो अब दोबारा वो मान प्राप्त कर सके। 1 हर एक के लिए अलग अलग, यानी ये देखो a है b है, ऐसे समझा रहे, इसीलिए तो कहा जाता है प्रतिचित्रण, ऐसे करके समझा रहे। f फ्रॉम a टू b, तो 1 जैसे हमने लिखा a1 a2 a3, और ये होगा b1 b2 b3 b4। ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। ऑन टू है सर, ऐसे कैसे बता दूं डायग्राम देख के? अरे देखो ना, रेंज कितने हैं? रेंज जो ये एरो लग गया, ये इस पर वैल्यू ये मिल रही है y की, इस पर वैल्यू ये मिल रही है, तो रेंज क्या होगा? रेंज की बात ये सेट रिलेशन फंक्शन में बताएंगे। b1 b2 b3 क्या आ गया? रेंज हो गया। कोडोमेन कितना आ रहा है? कोडोमेन मतलब सहप्रांत कितना होगा? ये सारे एलिमेंट बाद वाले क्या एक जैसे हैं? क्या अगर हम चित्र बना के आपको कोई क्वेश्चन दे दें, आ जाता भाई, क्वेश्चन दे दिया, चित्र बना के लिख दिया, बताइए फलन क्या है, तो क्या है? आच्छादक है कि नहीं? इसका कोई एलिमेंट अगर छूट गया, रेंज मतलब ये 3 एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटेगा नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टू होगा। छूट गया, आपने एरो बनाया तो मतलब क्या a1 और b2? ये समझो जैसे ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक, हमने a के कुछ एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक, और ये b के कुछ एलिमेंट अपनी तरफ से सेट कर लिए 3 5 7 11 मान लीजिए, ये हो गया। तो इस पे वैल्यू रखी, ये हो गया एग्जाम्पल है, तो कितना होगा? 1 2 3 4, तो ये वैल्यू रखी। इधर कितना है? 3 5 7 9 11, ये हो गया। अब जरा 1 पे वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी अगर 1 रखोगे? तो ये x की वैल्यू रखनी है, ये y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू उसके अंदर मिलेगी तुम्हें। 1 रखो कितना आएगा? तो मिल रहा है y पे 1 पे, तो ये है मतलब ये y का मान मिल रहा है। तो ये रेंज की लिस्ट में शामिल करोगे, इसे डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे। ये इनपुट, ये आउटपुट, तो ये y है, मतलब समझो। इनको कलेक्ट करते जाओ। 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 5। 3 रखो, 6 और 1 7, ये हो गया। और 4 रखो 9, ये हो गया। अब आया समझ में? तो ये हमारा रेंज हो गया 3 5 7 8 9। ये वहां पर भी बताएंगे सेट रिलेशन फंक्शन में, उसमें भी आता है। कोडोमेन क्या होगी? अच्छा मैंने कहा इसकी रेंज क्या है? अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा? और कोडोमेन क्या है? बराबर है क्या? और जब बराबर नहीं होता क्या नाम पड़ जाता है? अरे भैया ऑन टू नहीं है तो क्या नाम पड़ेगा? इनटू, या ये भी तो कह सकते हैं इसका एक एलिमेंट छूट जाए तो इनटू होगा। देखो मतलब वही मतलब है, बराबर नहीं होगा ना। अगर छूटने का मतलब क्या? बराबर नहीं होगा। तो इसका कोडोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तब उसका नाम हो जाएगा ऑन टू। चलिए ये तो बात हो गई किसकी?
ऑन टू फंक्शन की, इन टू फंक्शन की। अब 1 1 समझना बेटा, 1 1 का मतलब है कि जो भी वैल्यूज पुट करें, 1 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, अब वो दोबारा किसी भी x के लिए वो मान ना आए। अगर वो आ गया तो नाम नहीं है मैनी वन, यानी कई सारों के लिए एक। एग्जाम्पल के लिए इसको मिटा देंगे, एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -1 रखो। अगर आप -1 रखते हो 1 आएगा, 1 रखो, समझ में, ये क्या होगा, इसका नाम पड़ जाएगा मैनी वन। क्या पड़ेगा, तो बस पहले फीलिंग हो, फिर कैसे करते सर, ऐसे चक चक करना पड़ेगा, नहीं बेटा, उसके लिए हम तरीका बता रहे हैं। पहले आप ये ध्यान रखो कि आप 1 1 का मतलब क्या समझ रहे हो, कि जो भी x की कोई वैल्यू पुट करते हो, जो भी उधर से मान मिल रहा है, मान लो 4, अब कोई भी ऐसा x ना हो उसकी डोमेन की लिस्ट में जिसके लिए वो मान दोबारा मिल रहा हो। जितने भी एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सभी तत्वों की विभिन्न इमेज हो, विभिन्न का मतलब अलग अलग है, डिफरेंट इमेज हो। जितने भी ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है। और क्या होगा, इफ 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, अगर 2 एलिमेंट की, कोई भी 2 एलिमेंट की क्या हो गई इमेज, अगर सेम हो गई तो उसका क्या नाम होगा, मैनी। सर अगर मान लो सारे एलिमेंट हैं, सबके डिफरेंट है, मात्र यही 2 एलिमेंट है, इनकी अगर सेम इमेज हो गई तो क्या वो उसका नाम पड़ जाएगा मैनी वन? हाँ बिल्कुल नाम पड़ जाएगा। सर ऐसा क्यों, 2 ही एलिमेंट तो दिक्कत कर रहे, बेटा नहीं, नाम पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पास कब होता है, बड़ी मेहनत उसने सब में प्राप्त किए 90-90 नंबर, और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसके 10 नंबर आए मान लीजिए, तो क्या लिख के आता है? क्या कभी किसी के मार्कशीट में अगर फेल लिख के आता है, क्या आप पता कर सकते हो कितने सब्जेक्ट में फेल? अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो क्या होगा, वो फेल माना जाए। वैसी फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन एक जगह अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ उसका नाम पड़ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे ये 2 एलिमेंट की दिक्कत थी, लेकिन वो कोई भी 2 अगर एक इमेज प्राप्त कर लें उस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा बहु एकेकी, मैनी वन फंक्शन। आप देखते हो किसी के, मान लीजिए कभी आपने देखा, एक एग्जाम्पल देते हैं, 90 नंबर मान लीजिए कोई बच्चा सब में प्राप्त करता है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसके नंबर मान लीजिए 10 आ जाते हैं, उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो क्या होगा, फेल होगा। उसकी मार्कशीट में क्या लिख के आएगा, फेल। कभी ये लिख के नहीं आएगा फेल विद फर्स्ट डिवीजन, फेल विद ऑनर। क्या कभी पूछना किसी का अगर एक नंबर मान लीजिए 60% ऊपर बन रहे हैं, पास विद फर्स्ट डिवीजन, फेल विद फर्स्ट डिवीजन, फेल विद ऑनर, सम्मान के साथ फेल किया गया, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा। फेल विद ऑनर लिखा जाता, फेल विद, किसी से मांगना कभी मार्कशीट, कोई ऐसा लड़का ढूंढना, क्या ये लिख के आता होगा मार्कशीट में? किसी से पूछना लिख के आता है, क्या लिख के आता है जब कोई फेल होता तो? ये नहीं लिख के आता फेल विद थर्ड डिवीजन, फेल विद सेकंड डिवीजन, फेल विद फर्स्ट डिवीजन। क्यों उसके अंदर, उसके आगे के सेंटेंस क्यों हटा देते हैं? फेल तो फेल, फेल विद फर्स्ट डिवीजन नहीं होता, फेल विद ऑनर नहीं होता, पास विद ऑनर, पास विद फर्स्ट डिवीजन ये दिया जाता है। लेकिन फेल तो उसके आगे वाले सेंटेंस गायब। फेल है तो बात खत्म करो। ये है किसी में फेल है, वो चाहे तो 2 सब्जेक्ट में भी हो सकता है, चाहे 3 सब्जेक्ट में हो सकता है, 5 सब्जेक्ट में होगा, तब भी नाम उसके आएगा फेल लिख के आएगा। तो बस यही चीज है बेटा। आपको आगे जब हम फंक्शन बताएंगे तो आपको बताएंगे मॉड एक्स कभी क्या डिफरेंशिएशन। हाँ सर ये बात तो सही है, बचपन से लेकर आज तक किताब में ढूंढा, कहीं मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं मिला, एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है, केवल एक ऐसा पॉइंट है जो उसको दिक्कत करता है। जानते हो कौन? कौन करता है? कौन करता है दिक्कत? केवल x इक्वल टू 0 पर यह दिक्कत करता है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, सब में उसको हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। कहीं पर भी एक जगह नॉन डिफरेंशिएबल, नाम पड़ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे लड़के के पास मान लो 5 सब्जेक्ट, हमने कहा 20 सब्जेक्ट कर दी, अब बताओ फेल किसको कहा जाएगा? 19 सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में फेल, तो क्या कहोगे? फेल।
उसे हर वैसी जितनी वैल्यूज हैं, अगर करोड़ों वैल्यूज है, हर करोड़ों वैल्यू पर उसे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। किसी पर भी नॉन डिफरेंशिएबल तो फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन हाँ एक बात है, अगर मैं कहूंगा लड़का किस में फेल हुआ था, अभी उदाहरण दे रहे थे, किस में फेल हुआ था, किसी सब्जेक्ट को बताया था मैंने, मान लीजिए सपोज इंग्लिश कह दिया, इंग्लिश में उसके 10 नंबर है। अगर बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की तो क्या होगा, मैथ सब्जेक्ट की बात करोगे तो क्या, तब कहोगे पास है, तब नहीं कहोगे फेल है। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे क्या है तो कहेंगे फेल है। 4 सब्जेक्ट में पास हुआ, केवल इंग्लिश में फेल हुआ। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर मैथ्स में तो क्या होगा, वैसे ही हम कहेंगे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 2 इस पे हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर इसको हटा के बात करोगे तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। जानते हो बेटा x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर मैंने कह दिया x पॉजिटिव तो ये सवाल का मीनिंग है, अब मीनिंग है अपना बोलना कि ये गलत सवाल पूछा है, मॉड x पॉजिटिव x का हो गया 1, ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये ना लिखा हो, अगर मैंने कह दिया लड़के का क्या हुआ तो क्या कहोगे, फेल। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स में क्या हुआ उसका, इंग्लिश को छोड़कर और सब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश को हटा दो, तो जिस पे दिक्कत कर रहा है उसको हटा दो, इस पे दिक्कत कर इसको मत शामिल करो, x ग्रेटर देन 0, अब तो वो डिफाइंड है, अब वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे होगा। चलिए ये तो फंक्शन पर बात करें, वो डिफरेंशिएशन में बात करेंगे। यहां पर बस अब बात करते हैं, सर मुझे सिखा दीजिए, ये कहानी ना सुनाइए, मुझे जो है केवल क्या सिखाइए, डिफरेंशिएशन में आप मुझे ये बताइए कि फंक्शन जो है 1 1 कब होगा और मैनी का 1 कब होगा। तो बताइए 1 1 कब होगा बेटा, आप बताइए 1 1 कब होगा, फंक्शन 1 1 कब होगा, बता सकता है कोई। आप सुन लीजिए, फंक्शन 1 1 करने के लिए किताबों में तमाम मेथड है। कुछ लोग कहते हैं fx1 बराबर fx2, लेकिन मेरा कहने का मतलब जरा इसको करके दिखाना, x की पावर 5, ये सॉरी x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस x प्लस 5, अब परेशानी बढ़ जाएगी उनकी। fx1 इज इक्वल टू fx2 कहां तक संभालेंगे, दिक्कत होगी। आप याद रखना, किसी भी फंक्शन को 1 1 अगर चाहिए तो उसका f डैश एक्स डिफरेंशिएशन करना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या, अब बताएं अगर मैं मान लीजिए नेगेटिव, अगर मैंने कहा ऑलवेज पॉजिटिव, मान लो किसी में ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कोई फंक्शन है, ये 1 1 है कि नहीं है तुरंत देख के बताना पड़ेगा। तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा 3x²। क्या है ऑलवेज, ये कांस्टेंट लिखा, मैंने कहा कांस्टेंट लिखा है, साइन उसका नहीं चेंज होना चाहिए, साइन नहीं, 0 हो जाए ठीक है, 0 हो जाए चल जाएगा, लेकिन बाकी इसका चिन्ह क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है ना बेटा, जब किसी फंक्शन का f डैश एक्स पॉजिटिव होता है, एक्चुअल में अगर ग्राफिकली बात करें 1 1 की बात करेंगे तो जान तो क्या होता है, जैसे x² है, y बराबर x², ये क्या है, मैनी 1 है। क्यों, क्योंकि 1 को रखने पर क्या आ रहा वैल्यू, 1 रखोगे क्या आ रही वैल्यू 1, -1 रखो क्या आ रही वैल्यू। तो इसमें पैरेलल एक्सिस के लाइन खींचोगे तो ये क्या हो रहा है बताओ, एक से ज्यादा कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी ग्राफिकली अगर बात करें, अगर किसी का ग्राफ खींच रहे हो और एक्सिस के समांतर रेखा खींच रहे हो, अगर उसने एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर लिया, उस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा मैनी 1। मतलब ये 2x के लिए 1 पर भी मान उसका 1 आ रहा है और -1 पर भी मान -1 आ रहा है। और जानते हो बेटा f डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो पता है क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब ये ग्राफ ऐसे नहीं मुड़ेगा, ग्राफ ऐसे मुड़ेगा मतलब लाइन कट जाएगी, तो नहीं कट करनी चाहिए। तो चाहे नेगेटिव आए, नेगेटिव देखो, पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई भी लाइन आप पैरेलल टू एक्सिस खींचोगे दोबारा वो रिपीट ही नहीं होगा। अगर ये f डैश एक्स अगर साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो उसका ग्राफ टर्न मारेगा, जहां टर्न मारेगा तो एक लाइन उसको कट कर लेगी, तो वो क्या हो जाएगा मैनी 1। और नेगेटिव में भी ऐसा है, नेगेटिव में पता है क्या होता है, ग्राफ ऐसे घटता रहेगा बेटा, f डैश एक्स पॉजिटिव। अब देखो ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, कोई भी लाइन खींच लो, मतलब ग्राफ या तो ऊपर उठता रहे, कभी रिटर्न ना मारे। जैसे साइन एक्स क्यों होता है, जितने पीरियोडिक फंक्शन है क्यों कहते हैं हम मैनी 1 है, पीरियोडिक फंक्शन साइन एक्स को क्यों कहते हैं। देखो कोई भी आप लाइन पैरेलल टू एक्सिस डालो, देखो कितनी जगह पॉइंट पे कट कर रहा है। इसलिए जितने पीरियोडिक फंक्शन है, ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मैनी 1 फंक्शन।
कितना क्या है, मैनी वन फंक्शन। लेकिन आपको बेटा इतना बहुत अच्छे से समझना होगा कि इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको कोई फंक्शन के बारे में बोल रहा है 1 1 है कि नहीं, सबसे बेस्ट तरीका तुरंत उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन करना आ गया बस। अब ये देखो जो एफ डैश एक्स हमारा आया, हम ये नहीं कह रहे कांस्टेंट हो, उसका साइन ना बदले। जैसे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ये 1 1 है कि नहीं पहले बताओ। ये अभी मैंने आपको बताया था 1 रखने पे 1 आ रहा था, और -1 का दो अलग अलग एक्स की वैल्यू रखी थी, दोनों पे सेम वाई आ रहा था। कोई भी दो एक्स पर सेम वाई ना आए, ये समझ लो, उसको कहेंगे मेनी वन, सॉरी 1 1। अगर कोई भी दो एक्स को रखने पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, तो उसको क्या कहेंगे 1 1 कहेंगे। अब बताओ यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करो कितना होगा 2x। अब बताओ पॉजिटिव है, अरे भैया 2 रखोगे x की वैल्यू तो 4 आएगी, -2 रखोगे, वो तो इवन पावर के कारण ना, इवन पावर के कारण वो कुछ भी रख लो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव x की वैल्यू रख लो, लेकिन ये अभी कभी अपना साइन नहीं बदले, 0 हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन साइन ना बदले बस उसका। पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव ही मिलता रहे, समझ में आया। मैंने ये नहीं कहा डैश एस कांस्टेंट रहना, मैंने कहा साइन नहीं चेंज होना चाहिए। ऑलवेज मतलब है पॉजिटिव रहे या ऑलवेज नेगेटिव, दोनों में एक चीज या लिखना का मतलब है या तो ये रहे या तो ये रहे, या तो ये रहे या तो रहे। जिस फंक्शन में ऐसा होगा वो फंक्शन हमारा कहलाएगा 1 1। अगर नहीं है 1 1 तो उसका नाम क्या होता है ऑन टू। इनटू को चेक करने का कोई तरीका थोड़ा ना भैया, देखो ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू नहीं है तो क्या नाम पड़ गया। वैसे 1 1 को चेक करने का स्टाइल है और ऑन टू को चेक करने का स्टाइल है। सर इनटू को ऑन टू की चेक करने का प्रयास करते हैं, जब नहीं आएगा ऑन टू तो हम उसको क्या नाम देते हैं इनटू। वैसे हम 1 1 चेक करने का प्रयास करें, नहीं आएगा 1 1 तो उसका नाम पड़ जाएगा मैनी वन। ये है तरीका। अब अगर मैंने नाम लिखा 1 1 ऑन टू, इसका मतलब मैं उसके डिफरेंशिएशन को चेक करूंगा और साथ में उसकी रेंज निकाल के देखूंगा, क्योंकि 1 1 के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी। कोडोमेन लिखी होगी, देखेंगे मैंने मेरी जो रेंज प्राप्त हुई कोडोमेन के बराबर है कि नहीं, अगर है तो फंक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा 1 1। तो बेटा ध्यान रखना 1 1 के लिए आप इसको भाषा में भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स का चिन्ह लिख लो, फलन एफ एक्स, इसी के लिए 1 1 के लिए 1 1 के लिए लिखो फलन एफ एक्स का साइन x के किसी भी मान के लिए सदैव धनात्मक पॉजिटिव रहना चाहिए या सदैव ऋणात्मक रहना चाहिए। एफ डैश एक्स का मान सदैव पॉजिटिव रहना चाहिए या सदैव नेगेटिव रहना चाहिए। अर्थात एफ डैश, कुल मिला के इसको हम कंक्लूजन क्या निकालें, अर्थात एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो मतलब ये हुआ, कुल मिला के क्या मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का, कुल मिला के जो साइन है वही बना रहे, चेंज ना हो, एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो। ये लिख दो सबसे बढ़िया, ये एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बस उस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा क्या ऑन टू। बेटा देखो कभी पॉजिटिव हो रहा है किस वैल्यू के लिए, किसी नेगेटिव। अब देखो एक्स स्क्वायर क्यों का, तुरंत देखो कैसे किया आपने, तुरंत डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के क्या आ रहा है, तो क्या हो गया भाई, एफ डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है तो क्या होगा 2x, क्या आ रहा है ये 1 1 कैसे होगा बेटा, ये तो आप इसका साइन कैसे पता करोगे, x की वैल्यू रखोगे नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव आएगा, तो उसका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए वो मैनी 1 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे सर -1 रखेंगे और 1 रखेंगे सर, दोनों x के लिए सर फंक्शन की वैल्यू सर अलग आएगी सर, उसमें 1 1 होना चाहिए इसको। किसमें, इसमें फंक्शन उसमें नहीं रखना ना, आपको उससे केवल साइन देखना, वैल्यू तो इससे मिलेगी ना, हमें तो फलन बताना 1 1 है कि नहीं, कि उसका एफ डैश एक्स बताना है, वो तो एक ट्रिक है एफ डैश एक्स निकाल के चेक करना। हमें एफ डैश एक्स पर वैल्यू रख के जो देख रहे हैं हम देख रहे हैं साइन तो नहीं बदल रहा है, कोई भी मान रखो उसमें, लेकिन आप फलन इसको देखोगे ना, इसमें रखो जिसको रख रहे हो, -1 रखो 1, तो दोनों दो डिफरेंट वैल्यू रखी आपने, एक 1 रखा उस पर भी 1 मान आ रहा है, और -1 रखा तो दो, कभी भी किसी फलन में दो अलग अलग x के मानों पर अगर सेम
मान प्राप्त होगा y का तो वो फलन बहु एक एक होगा, और अगर कोई भी दो है उस पर डिफरेंट वैल्यू आएगी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट, इसमें रखो ना मान, इसमें क्यों रख रहे हो, वो तो साइन चेक करने के लिए रखा जाता है, इसमें रखो 1 रखो, चलो रखना है रखो, कितना आ रहा है साइन 2 आ रहा है, -1 रखो, माइनस साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मेरा कहने का मतलब कोई भी एक्स रख दे उसमें साइन नहीं चेंज, इससे थोड़ा ना वैल्यू तो इससे निकलेगी फंक्शन की, फंक्शन का मान आपके हर एक एक्स के लिए अलग अलग प्राप्त हो, उसको कहेंगे 1 1 फंक्शन। अच्छा ये वाला बताइए, ये वाला बताइए बेटा, f(x) = x³ + 3x + 5, अब देखो बहुत मजा आ जाएगी, बताओ एक एक ही है कि नहीं है, पहला ऑप्शन 1 1 on to फंक्शन, 1 1 on to फंक्शन हिंदी में लिख लेना, एक एक ही आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन लिखो। दूसरा है मैनी 1 on to फंक्शन, बहु एक एक ही आच्छादक फलन लिख लो, हिंदी में बाद में भूल जाओगे फिर, पहले वाले में लिखेंगे एक एक ही आच्छादक फलन, दूसरे वाले में लिखेंगे बहु एक एक ही आच्छादक फलन, तीसरे वाले में लिखेंगे 1 1 into फंक्शन, 1 1 into फंक्शन, तीसरे वाले में लिखोगे अंत मतलब एक एक ही अंतक्षेपी फलन, या पढ़ मैपिंग भी लिख सकते हो। अब देखो मैनी वन into फंक्शन, यानी बहु एक एक ही बोलो अंतक्षेपी फलन। अच्छा देखो इधर देखो बेटा, जरा मुझे ये बताइए, आप बच्चे जरा मुझे ये बताइए 1 1 on to फंक्शन, अब देखो बताओ ऐसे सवाल में दिक्कत होती कि नहीं होती, बोलो दिल से बोलो, होती कि नहीं होती, होती। आज वो दिक्कत दूर हो जाएगी, आज आपकी समस्या का अंत है। देखिए इसको हिंदी में लिख लिया, हिंदी माध्यम वाले लिख लें, फिर बाद में फिर भूल जाओगे तुम, लिख लो ब्रैकेट में, इसके ऊपर एक एक ही आच्छादक फलन, बहु एक एक ही आच्छादक फलन और एक एक ही अंतक्षेपी फलन। अब खुद बोलना सीख गए होंगे, बहु एक एक ही अंतक्षेपी, भाई n2 मतलब अंतक्षेपी, on2 मतलब आच्छादक, 1 1 मतलब एक एक ही, तो अपने आप बना लोगे एक एक ही आच्छादक। बहुत लोग कहते हैं एक एक ही समझ में आते हैं, एक एक ही आच्छादक कहाँ घुस जाता है, एक एक ही आच्छादक का मतलब वो एक एक ही भी है, आच्छादक वो दोनों बातों को कह रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ये होगा। ठीक है, अब देखो इधर बेटा ध्यान देना, सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा सर मैंने एक चीज का पता कर लिया कि 1 1 है कि नहीं, कर लिया, क्या किया करो, 3x² कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे भैया ये यार अब कुछ भी रख दोगे नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, बदल रहा है बदलने दो, साइन तो नहीं बदल रहा है, साइन नहीं चेंज होना चाहिए, वैल्यू बदल सकती है साइन ना चेंज हो, बस मैंने चिन्ह लिखा है वहां पर, मान नहीं लिखा है, मान बदल सकता है चिन्ह ना बदले, अर्थात नहीं लिखा था f' का चिन्ह ना बदले साइन ना चेंज नहीं चेंज हो रहा, तो क्या हो गया 1 1 हो गया। इसका मतलब मैनी 1 वाले हटा दो, हटा दिया मैनी 1, ऐसे करते हैं सवाल। एक चीज क्लियर कर लो कि एक ऑप्शन हमने हटा दिया, 2 ऑप्शन, अब बचे क्या, अब हमारा 1 1 वाला खेल, अब ये नहीं समझ में आ रहा सर ऑन टू कैसे पता चलेगा, ध्यान रखना सुनिएगा, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हो, पोलिनोमियल मतलब x के टर्म में लिखा हो कोई भी बहुपद, उसकी जो रेंज होती r होती, निकालनी नहीं है, रेंज r लिखो जल्दी से, लिखिए किसी भी बहुपद की परास परिसर r, रेशनल बहुपद मतलब पोलिनोमियल कि जो परिसर है वो r है, r मतलब सारे मान प्राप्त होंगे, किसी भी बहुपद मतलब पोलिनोमियल, पोलिनोमियल किसको कहते हैं जो x की पावर के टर्म में लिखा होता है, कोई भी नेचुरल नंबर पावर में, कि क्या कहा परिसर r होता, ठीक। तो अब बताओ तुम्हें क्या करना है, ये बताओ तुम्हें किसकी दिक्कत हो रही थी, तुम्हें आच्छादक निकालने में दिक्कत हो रही है, मैंने कहा दिक्कत है, कहा सर दिक्कत तो नहीं है, बस दिक्कत रेंज निकालने में हो रही है, डोमेन तो मेरे सामने लिखी है, बस मैं इंतजार कर रहा हूं किसी तरह से रेंज निकल आए और फिर देख लेंगे जो मेरी रेंज निकली तो इसकी रेंज क्या है बता तो दिया अभी r, और ये क्या है कोडोमेन क्या है, रेंज जो निकली है चेक करो, कोडोमेन में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हें ये नहीं देखना बराबर, मतलब ये तुम देखो रेंज जो निकाल ली वो यहां लिखा है कि नहीं लिखा, कोडोमेन लिखा है, तो क्या हो गया। अब बताइए
इसको हम कम नहीं कर सकते, इसमें कम नहीं हो पाएगा, मतलब इसको हम कम कर दें, हम सोच रहे हैं इसको 0 से 4 कर दें, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। उसका कारण है क्योंकि r तो सबसे बड़ा वैल्यू हो गई ना पूरे सारे नंबरों की। अब हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा बदल दे, कैसे डोमेन को बदल दें, रेंज तो उसकी फिक्स हो गई r, कोडोमेन को r के अलावा नहीं कर सकते ना कुछ। इसको कोडोमेन तो हम बदलना चाहे बदल सकते हैं, लेकिन r के अलावा कम करोगे तो इसके सारे एलिमेंट उसमें कहाँ आ जाएंगे? r तो रखना ही है, उससे ऊपर रखना है, r जब वो खुद है तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आ गई। तो बेटा अब आपको इस समस्या का अंत हो गया। चलो ये वाला बताओ जरा, ये वाला देखते हैं। x की पावर 5, ऐसे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब हम 4 चीजें आपसे जो ऑप्शन लिखा था, मतलब हम मुंह से बोले 1 1 ऑन टू है, 1 1 इन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 इन टू, इनमें से बताना क्या। बोलो बताइए क्या है? डिफरेंशिएशन किया, कितना आ रहा है? 5x की पावर 4, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑलवेज क्या रहेगा? साइन नहीं बदलेगा। इवन पावर के कारण हमने कहा पॉजिटिव, साइन नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया? 1 1 हो गया। रेंज क्या होती पॉलिनोमियल फंक्शन की? r, याद रखना बहुपद फलन की प्रास परिसर r होता है। तो r है और रेंज r है, कोडोमेन r है, तो क्या होगा? अच्छा देखोगे, एक लास्ट लिख लेते हैं, f फ्रॉम शॉर्टकट में लिख दिया, फंक्शन नहीं लिखा हमने, समझ जाओ। बताइए सर एक चीज ये बता दें, आपने जो ऊपर बोला वो पॉलिनोमियल, ये सर 5x + 1 अपॉन 3x + 2, ये पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि आप इस टाइप में लिखो, ये आपका रेशनल है, ऐसे लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा है a0 x की घात n, a1 x की घात n, कोई कांस्टेंट x की पावर करके नहीं लिखे रहते, x की पावर 3, ऐसे बटे में नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल होता है। इसकी रेंज तो निकालना जानते हो ना आप लोग, रेंज क्या होती है? तो ये क्लियर है सर, आ तो रहा है? तो ये क्लियर है। ऑन टू वाले ऑप्शन कौन कौन है? ऑन टू वाले ऑप्शन कौन कौन है? ए और डी। अब ये 1 1 कैसे चेक करेंगे सर? डिफरेंशिएशन में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसमें डिफरेंशिएशन करना आता है? ट्रिक आती है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है यहाँ पर। डिफरेंशिएशन करने की एक शानदार ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा 5x² + 2x + का 1 डिवाइडेड बाई 2x² + का 3x + का 4, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करोगे? कौन सा रूल लगाओगे बताओ? हैं? डिवीजन रूल लगाओगे? और ट्रिक जो हमारी ट्रिक है उससे कैसे करोगे? हम इक्वल टू में लिखेंगे आंसर,
कितने लोग इक्वल टू में लिख सकते हैं? हाथ उठाइए। अब इन सब बच्चों ने पढ़ा है। यस रावत, नहीं लगा पाओगे? बताइए, और कौन लगा सकता है? 1 2 3। हाँ देखो, अब देखो इसका आंसर क्या इक्वल टू में लिखा जा सकता है? सर वो u बाई v का फॉर्मूला है सर, डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस है, फिर उसके बाद सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कटेगा उसमें टाइम बहुत लगेगा। ये भी तो देखो, करके देखो, टाइम बहुत लगेगा। ये वो संभाल ले, उसको गारंटी नहीं कि कोई काटना भूल गए, जोड़ना भूल गए और आंसर और दिक्कत, समय बर्बाद हुआ और नहीं आया आंसर तो वो भी सवाल भी बर्बाद हुआ। इसका एक स्टाइल है हमारे पास, सीखेगा, घर में जाके देखना, चेक कर लेना। हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इसका प्रैक्टिकल घर में करके देखना, डिटेल में करके देखना कैसे होगा। देखो क्या करना है, आप जो नीचे लिखा होता है उसका स्क्वायर करना है। ये फंडा किसके लिए वैलिड है? न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक नहीं भी है, लीनियर है, तब भी वैलिड है। अरे समझो ये गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट 0 × x² लिख दो, नहीं है x², 0 उसके लिए भी टेक्निक, इसके लिए पहले बता दें, इसके लिए बता दें डायरेक्ट। इसके लिए काम क्या करो, जो नीचे लिखा है उसका होल स्क्वायर कर दो, और जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो? इस तरह से करो, मल्टीप्लाई करो, 10 में 3 गया, यहां पे लिख दो। कैसा है सर वो नीचे? अरे यार स्क्वायर देख नहीं रहे हो? इतना तो अकल है आपको, इवन पावर होगा तो उसका चिन्ह नहीं बदल पाएगा। इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कंफर्म हो गया, ये 1 1 है। तो यानी जब ऑन टू तो पहले कंफर्म हो गया था, 1 1 भी हो गया। तो चलिए आइए इसका डिफरेंशियल सीखेंगे। देखो एक लाइन में इक्वल टू में आंसर, बहुत गजब की कमाल की ट्रिक है। क्या करेंगे, देखो इधर x² x और कांस्टेंट ऐसे लिख देना, ऊपर x² फिर x का टर्म फिर कांस्टेंट, x² का टर्म x का टर्म कांस्टेंट ऐसे लिख दो। अगर आगे पीछे कांस्टेंट पहले लिखा उसको लास्ट में लिखो, पहले x² का टर्म फिर x का टर्म फिर कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत गजब की कमाल की ट्रिक है। क्या होना चाहिए इसके लिए भी अभी ये भी बताएंगे। इस पर हाथ रख दो, दोनों कांस्टेंट पे हाथ रख दो, और एक बात ध्यान रखना, इसके न्यूमरेटर में 3 फिंगर दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 ही टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? एक x² का और एक x का लिख देते हैं, एक x² का टर्म होगा और एक x का टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा। लेकिन कितना आएगा वो अभी लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब केवल नंबर को मल्टीप्लाई करो। ये कोफिशिएंट x का नहीं करना है, x² x² को छोड़ो, नंबर 15 में 4 गया 11। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ इस तरीके से, क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, 5 को 20, 20 में 2 गया 18, और हाँ बेटा ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे कांस्टेंट टर्म, अपना हाथ इस तरह से बढ़ाया और 5 को 20 में 2 गया 18, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? 20 में 2 गया 18, तो यहां पर 18 दूनी 36, और फिर अपना हाथ इधर ले आओ, कांस्टेंट ये अपना हाथ इधर आ गया, ऐसे हाथ को बढ़ाना इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरह से, और ये क्या होगा? 8 में 3 गया 5, यहां पे लिख दीजिए, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। और कहा जाता है ये ट्रिक के लिए हाथ का होना जरूरी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बेटा, हाथ का होना जरूरी, तो वो तो मैं तो हाथ से कर रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। ये कांस्टेंट है, 15 में 4 के 11, इस तरह से। अच्छा एक चीज आप देखोगे, वैसे अगर डिटेल में देखोगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना होगा? 3x + 4 का होल स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो कितना हो गया? 10x + का 2, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4x + 3 और 5x² + 2x + 1, तो ये मल्टीप्लाई करो, 20x³ 10 दूनी 20x³, 30x², 40x, 4x², 6x प्लस का 8 माइनस 20x³ 8x² माइनस का 4x माइनस 15x² माइनस का 4x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2x² + 3x + 4। अब एक काम करो, 20x³ कट गया, x² कितना होगा? 30 और 4 34, इधर कितना है? 15 और 8 23, 34 में 23 घटाओ 11x² बना कि नहीं बना? ये वाला मिलके 11x²,
एक्स का टर्म जोड़ो, 40 में 6 जोड़ो 46, 46 में -8 घटाओ, 16 में 8 गया 8, गलत हो गया क्या? 40 में 6 जोड़ो कितना होगा? 46, 46 में 8 घटेगा, गलत आ रहा है क्या? कुछ मिस्टेक कर दी हमने, एक मिनट रुक जाओ। सही, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन किया ना बेटा, क्या पे गलती की है? 20x क्यूब 30x स्क्वायर 40x 4x स्क्वायर 6x प्लस 8 20x क्यूब 8 हो गए, 4 का 2 में मल्टीप्लाई -8x, गलत कर दिया क्या? 20 4 2 8, सही है, सही है। ये नहीं रुक जाओ, 4 5 20 4 2 8x स्क्वायर 15x स्क्वायर 6x 6 और 4 10, 46 में 10 घटाओगे 36x, और कांस्टेंट देखो 8 में 3 गया 5, आ रहा तो रहा। क्या करना है, कैसे करना है? इसमें जो आएगा 2 का मल्टीप्लाई x के आगे लिखना है और फिर कांस्टेंट ये होगा। तो अब ऑन टू N2 की समस्या का अंत हो गया, और हम आज मुलाकात करेंगे कितने बजे? रात को। कितने बजे कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा ही जोश चाहिए। आज देखते हैं 3 बजे तक कितने लोग आएंगे।